हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, चलिए इसमें हमें तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में। सबसे पहले एसिड्स और बेसिस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके बारे में आप पहले के क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जब आप क्लास 7-8 में होंगे तब आपने पढ़ा होगा। उसी को लेकर यहाँ पे कुछ बात समराइज किया हुआ है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है एसिड्स और बेसिस का। सबसे पहला चीज़ आप याद रखिए टेस्ट के बारे में। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? तो सावर टेस्ट होता है, यानी ये खट्टा होता है। ठीक है, वहीं बेसिस का टेस्ट अगर बात करें तो ये बीटर होता है, ये कड़वा होगा। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी ये है लिटमस पेपर को लेके। जब एसिड में अगर ब्लू कलर के लिटमस को डुबोएंगे तो ये उस ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, और ऐसा ही ठीक उल्टा बेस करता है। अगर आप रेड कलर के लिटमस को डुबोएंगे तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी आप याद रखें एसिड और बेसिस का। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं ए बी, सिर्फ ए बी याद रखेंगे तो आप ये पूरा लाइन लिख पाएंगे। ए फॉर एसिड्स, ये एसिड्स क्या करते हैं? ब्लू कलर के लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे, और बेसिस का ठीक उल्टा लिख देना है, बेसिस जो है रेड को ब्लू में करेंगे। ये ब्लू को रेड तो ये रेड को ब्लू, समझे? आइए समझ लेते हैं ये लिटमस क्या होता है। लिटमस एक टाइप, देखिए लिटमस जो है ना, लिटमस अगर कोई आपको बोल रहा है तो ये दो चीज़ हो सकता है। क्या तो वो पेपर हो सकता है, लिटमस पेपर, या फिर वो हो सकता है लिटमस सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हो। ठीक है, पेपर हो सॉल्यूशन हो तो काम एक ही तरीके से करता है दोनों ही। तो यहाँ पे बोला है लिटमस सॉल्यूशन जो है ये एक पर्पल कलर का डाई होता है, जो कि एक लाइकन प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन एक टाइप का इंडिकेटर हो गया, मतलब इसको यूज़ करके हम बता सकते हैं, ये इंडिकेट करता है कि कौन सा चीज़ एसिड है और कौन सा चीज़ बेस है। समझे कि नहीं? तो देखिए, लिटमस चाहे वो पेपर हो या फिर सॉल्यूशन हो, उसका कलर हम यहाँ पे लिख दिए हैं। वो एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस का कलर रेड होता है। ठीक है, न्यूट्रल में उसका कलर पर्पल रहेगा, और बेसिक में उसका कलर ब्लू रहेगा। ठीक है, ये कलर आप याद रख लीजिए, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए लिटमस जो है इज ए नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल समझ गए क्योंकि ये एक प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। लिटमस के बारे में हमने ये सब बात जान ली है, इसका कलर कैसा कैसा होता है। ठीक है, एक और नेचुरल इंडिकेटर है जिसको हम लोग कहते हैं टर्मरिक, हल्दी। ठीक है, येलो कलर का। आपने ये कई बार नोटिस किया होगा कि अगर सफ़ेद कपड़े पे स्टेन ऑफ करी का दाग लग जाए, और अगर आप उसको साबुन से साफ करेंगे तो वो दाग रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है। टर्मरिक एक इंडिकेटर है जो बेस के कॉन्टैक्ट में, साबुन जो होता है उसका बेसिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, जो बेस से कॉन्टैक्ट में आने से कैसा कलर देता है? रेडिश ब्राउन कलर देता है। तो टर्मरिक भी एक इंडिकेटर हो गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके ऊपर एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बोला गया था कि मान लीजिए आप स्कूल में लंच कर रहे थे और लंच करते वक्त आपने कुछ करी अपने शर्ट पे गिरा लिया। ठीक है, आपकी मम्मी जब उसको साफ़ करेगी साबुन लगाकर तो उसका कलर कैसा चेंज होगा? तो MCQ के रूप में आया था, एक ऑप्शन था रेडिश ब्राउन, वो आपको टिक करना था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो ये याद रखिएगा। तो हमने नेचुरल इंडिकेटर के बारे में जाना। दो नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए तो एक बोल सकते हैं लिटमस और दूसरा बोल सकते हैं टर्मरिक। ठीक है, ऐसे ही कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, मैन मेड जो है उसका दो नाम याद कर लीजिए। एक होता है मिथाइल ऑरेंज, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, और एक होता है फेनोप्थलीन, ये दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर है। समझे? जो कि बताएगा कि कौन सा चीज़ एसिड्स है और कौन सा चीज़ बेसिस है। समझे यहाँ तक? चलिए फिर आगे एक लाइन हम यहाँ पे और भी अंडरलाइन कर रखे हैं। अभी तक हम एसिड्स और बेसिस के बारे में कुछ फीचर्स जान रहे हैं। पहला हमने जाना टेस्ट के बारे में। बताइए टेस्ट कैसा होता है एसिड्स का? तो आप बोलेंगे सावर होता है, बेसिस का बीटर होता है। ठीक है, दूसरा हमने जाना लिटमस पे कैसा असर डालेगा ये। ठीक है, तो एसिड्स क्या करता है? तो हम क्या बोले थे, ए भी याद रखने। ठीक है, एसिड्स क्या करता है? ब्लू को रेड कर देगा, और बेसिस ठीक उसका उल्टा, रेड को ब्लू कर देगा। समझे? रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ये दो चीज़ हमने जाना। तीसरा हमने जाना टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल का दो एग्जाम्पल बताइए, तो लिटमस और टर्मरिक। सिंथेटिक का दो एग्जाम्पल बताइए, तो मिथाइल ऑरेंज और दूसरा हो जाएगा फेनोप्थलीन। समझे? इतना बात अभी तक हमने जाना है। एक चीज़ और भी जान लीजिए कि ये एसिड्स और बेसिस एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। मतलब अगर आप कभी भी एसिड्स और बेसिस को मिलाइएगा आपस में
तो दोनों ही एक दूसरे का ताकत ख़त्म कर देंगे। जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको उसमें ना एसिड होगा ना बेस होगा, दोनों एक दूसरे को नलीफाई यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना जान के रखिए, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और भी जान लीजिए कि अभी हम क्या बोले ए बी से कि एसिड्स जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। अब किसी के मन में ये डाउट आ सकता है कि मान लीजिए ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें एसिड है, ठीक है। इसमें अगर हम ब्लू कलर का लिटमस पेपर डुबोएंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा क्या किया कि रेड कलर का लिटमस पेपर ही इसमें डुबोया तो क्या होगा, कहीं वो रेड ब्लू तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप रेड कलर के लिटमस पेपर को इसमें डुबोएंगे तो वो रेड का रेड ही रहेगा, कोई कलर में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिए। ठीक उसी तरीके से बेस क्या करता है, रेड वाले को ब्लू कर देता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें ब्लू वाला ही डुबोएंगे, ब्लू लिटमस पेपर, तो ब्लू का ब्लू रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप आंसर करने की कोशिश कीजिए, सोचिए ज़रा। लिखा है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं, इन तीनों में किसी एक में वाटर है और दूसरे में एसिड है और तीसरे में बेस है, ठीक है। और आपको सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है। आप कैसे पता करेंगे कि तीनों टेस्ट ट्यूब में मतलब किस में एसिड है, किस में बेस है, किस में वाटर है, आपको मालूम नहीं, ठीक है। 3 टेस्ट ट्यूब है, किसी एक में पानी है, किसी एक में एसिड है, किसी एक में बेस है, आपको पता नहीं किस में क्या है। आपको टेस्ट करने के लिए सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है, रेड है ये। बताइए कैसे टेस्ट करेंगे, ज़रा वीडियो को पॉज करके सोचिए आप। चलिए अब हम आपको ये आंसर देते हैं। आपको क्या करना है, ये रेड लिटमस पेपर को इसमें डुबो देना है, फॉर एग्जांपल ए में, ठीक है। एक तो है वाटर, दूसरा है एसिड और तीसरा है बेस। ये रेड लिटमस पेपर से हम तो कन्फर्मली किसको टेस्ट कर पाएंगे, बेस को टेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो तीनों में से जो भी रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दे उसको हम बोल सकते हैं वो क्या था, बेस था, ठीक है। तो ये रेड लिटमस पेपर है हमारे पास। क्या कीजिए, आप इसमें से एक ड्रॉप सॉल्यूशन उठाइए और इसमें डालिए। देखिए वो रेड का रेड ही रहा। अगर रेड का रेड रहा तो क्या तो वो वाटर होगा, नहीं तो एसिड होगा, है कि नहीं। और अगर वो एक ड्रॉप डालने के बाद अगर वो रेड से ब्लू हो गया तो कंफर्म बोल सकते हैं कि वो बेस था, ठीक है। मान लीजिए ये करने के बाद पता चल गया कि ये बेस था, ठीक है। अब पता करना है ये दोनों को, दो टेस्ट ट्यूब बचा हुआ है, ये दोनों में से कौन एसिड है और कौन वाटर है। आप हाथ लगा नहीं सकते क्योंकि एसिड है, उसमें हाथ आपका जल जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसी से टेस्ट करना है, रेड लिटमस पेपर से। तो देखिए अब क्या करना पड़ेगा आपको कि अभी आपको जो लिटमस पेपर मिला है, ये जो बेस आपने इसमें डाला होगा वो रेड से क्या हो गया होगा, ब्लू हो गया होगा, है कि नहीं। तब अब आपके पास क्या है, एक ब्लू लिटमस पेपर भी है। अब इस ब्लू पे क्या कीजिए, इसमें से एक ड्रॉप उठा के डालिए। अगर ये वाटर होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, और अगर ये एसिड होगा तो ये ब्लू वाला फिर से क्या हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो आप कंफर्मली बोल पाएंगे कि ये क्या था, एसिड था, क्योंकि ये एसिड ही था जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दिया। और एक जो बच गया वो वाटर होगा, समझे कि नहीं। लॉजिक यही है कि पहले आप रेड लिटमस पेपर से बेस आइडेंटिफाई कर लीजिए, ठीक है। और इसके दौरान आपको ब्लू लिटमस पेपर मिल जाएगा, और उस ब्लू पेपर से आप एसिड आइडेंटिफाई कर लीजिए, और जो बच गया वो क्या होगा, वाटर होगा। बस यही सिंपल सा लॉजिक था इसमें। चलिए आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे। इस टॉपिक में हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। चलिए सबसे पहला है एसिड्स एंड बेसिस इन द लैबोरेटरी। इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है। देखिए आपको कुछ एसिड्स और बेसिस का नाम याद कर लेना चाहिए, इससे आपका चैप्टर काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत फेमस एसिड। जब तक आप साइंस पढ़ेंगे इसका नाम आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। और ये तो आपके शरीर में भी है, आपके स्टमक में HCl। अगर आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा है तो आपको मालूम होगा। दूसरा सबसे खतरनाक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड्स इसको बोलते हैं, H2SO4। नाम और फॉर्मूला याद करते चलिए, ठीक है। तीसरा नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। ये तीनों जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है काफ़ी। उसके बाद आ गया एसिटिक एसिड, ये कमज़ोर एसिड है, ठीक है, CH3COOH, इसको याद कर लीजिए। ये सब हो गया कुछ एसिड्स के नाम। उसके बाद आप आ जाइए बेसिस पे, यहाँ से बेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH।
आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जितने भी बेस है उन सब में हाइड्रोक्साइड है। जहाँ भी आपको हाइड्रोक्साइड दिखे समझ जाइएगा वो क्या है, बेस है। ठीक है, तो ये सबका नाम और फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है, कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि लिटमस, रेड लिटमस सॉल्यूशन, एक है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, एक है फेनोप्थलीन और एक है मिथाइल ऑरेंज। बता सकते हैं कौन नेचुरल है कौन सिंथेटिक है? तो आप बोलेंगे ये दोनों सिंथेटिक है और ये दोनों नेचुरल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको कलर कॉम्बिनेशन याद होना चाहिए कि अगर आपके पास रेड लिटमस सॉल्यूशन है, उसमें अगर आप बेस डालेंगे तो ये रेड से चेंज होकर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है बेस रेड से ब्लू कर देता है लिटमस को। एसिड रेड को कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, फिर वैसे ब्लू लिटमस आप खुद ही सोच के लिख सकते हैं कि ब्लू को एसिड जो है रेड कर देगा और बेस कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, बेस हो या फिर कोई न्यूट्रल सब्सटेंस भी हो तो वो भी नो चेंज। एसिड में एसिड भी यहाँ पे नो चेंज था, न्यूट्रल भी होने से नो चेंज होता। ठीक है, फेनोप्थलीन का याद कर लीजिए, ये आपके लिए नया है। फेनोप्थलीन सॉल्यूशन है, उसका बेस में उसका कलर होता है पिंक और एसिड और न्यूट्रल में उसका कलर होता है कलरलेस, पानी जैसा होगा वो। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज भी आपके लिए नया है, ये भी याद कर लीजिए। एसिड में इसका कलर होता है रेड और बेस में इसका कलर होता है येलो। इस टेबल से क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू के रूप में। आपको क्या करेंगे एग्जाम में, ये सही टेबल दे देंगे, यहाँ पे रेड ब्लू फेनोप्थलीन मिथाइल ऑरेंज लिख देंगे और यहाँ पे कोई सब्सटेंस ए बी सी डी ऐसा दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे इसका यहाँ पे नो चेंज, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा कलर दे देंगे, यहाँ पे पिंक लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नो चेंज, कहीं पे खाली छोड़ देंगे। तो इससे आपको कलर से पता होना चाहिए कि ये पिंक है, ए जो है फेनोप्थलीन के साथ पिंक कलर दे रहा है, इससे साबित हो गया कि ए क्या था, एसिडिक था। समझे, ऐसे करके आपको आइडेंटिफाई करने वाला क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, आगे मूव कर जाते हैं। अभी तक जितने भी इंडिकेटर्स हमने देखे, लिटमस हो, फेनोप्थलीन हो या फिर मिथाइल ऑरेंज हो, ये सभी क्या होते हैं, कलर चेंज करके बताते हैं। कलर चेंज से हमें पता चलता था कि कौन सा चीज़ एसिड है, कौन सा चीज़ बेस है। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो अपना गंध ऑर्डर यानी चेंज कर लेते हैं एसिड और बेस से कॉन्टैक्ट में आने में। ऐसे इंडिकेटर्स को कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, जो अपना गंध चेंज करते हैं एसिड और बेस के कॉन्टैक्ट में आने से। ऐसे कुछ इंडिकेटर्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि वेनिला हो गया, अनियन हो गया, क्लोव यानी लौंग, ये तीनों जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, नाम याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो ये टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो पहला प्रॉपर्टी हमने जाना कि एसिड्स और बेसिस को लैब में कैसे पहचानते हैं। ठीक है, कौन से इंडिकेटर के साथ कौन सा कलर मिलता है ये हमने जाना। कुछ फेमस एसिड्स के नाम, 3 एसिड्स के नाम हमने याद किए और कुछ फेमस बेसिस के नाम। अच्छा, 4 एसिड्स हैं और कुछ बेसिस के नाम ये हमने याद किया। ठीक है, बेसिस में हमने जाना कि हाइड्रोक्साइड जहाँ भी होगा वो क्या होगा, बेस होगा। चलिए अगला है ये दूसरा प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एसिड्स और बेसिस का, वो है ये कि ये दोनों मेटल्स के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, तो ये सब हम कुछ मेटल्स, फेमस मेटल्स के नाम लिख रखे हैं, ये आप याद कर लीजिए। ये लंबा सा चार्ट है, ये चार्ट को बोलते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ये आपको चैप्टर नंबर 3 में याद करना ही पड़ेगा, तो आप अभी याद कर लीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ये सबका सिंबल लिख रखे हैं, सोडियम फर्स्ट वाला है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को नॉन मेटल भी मानते हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ठीक है, इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यूट हरी आएगा और पीटेगा। ठीक है, ये सेंटेंस अगर आप याद रखते हैं तो इससे आपको ये पूरा सिंबल लिखने में आसानी होता है। यह हम आपको चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा रहे होंगे, अभी भी आप याद कर लीजिए। ये सब कुछ मेटल्स के नाम है। मेटल्स, कभी आपको कहीं कैल्शियम लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो एक मेटल है। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम इस लिस्ट में है। क्या बोले थे वो लाइन, फिर से याद कर लीजिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यूट हरी आएगा और पीटेगा। इस लाइन को 2-3 बार सुन के याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो एसिड्स जो हैं और बेसिस, ये दोनों मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं वो हमें जानना है एक एक्टिविटी के हेल्प से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये, बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है।
इसे बोला है कि इस फिगर की तरह आप एक एपरेटस सेटअप कीजिए। उसके बाद कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बताइए फॉर्मूला क्या होगा? अभी आपने याद किया था H2SO4, ठीक है। यह आप ले लीजिए टेस्ट ट्यूब में, यह है टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ठीक है। ऐड अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स टू इट, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। जिंक ग्रैन्यूल्स ले रहे हैं, इस एसिड में हमने डाल दिया, तो मतलब हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। देखिए जिंक ग्रैन्यूल, जिंक क्या है? जिंक इस लिस्ट में है, जिंक यानी एक मेटल है। हम एसिड को और मेटल को आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं और देखते हैं क्या होता है रिएक्शन के बाद। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ बबल्स जो है वो निकल रहे हैं। बबल्स निकल रहे हैं मतलब कोई एक गैस निकल रहा है यहाँ से। कौन सा गैस है हमें मालूम नहीं अभी तक, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, इस गैस को पास करवाइए सोप सॉल्यूशन से। ये गैस यहाँ से निकला और इस पाइप के थ्रू यहाँ पे सोप सॉल्यूशन रखा हुआ था, तो यहाँ पे वो बबल्स बड़े बड़े होके ऐसे निकलते गए ऊपर में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये बबल जो बाहर आ रहा है उस वहाँ पे आप लाइए एक बर्निंग कैंडल, एक जलता हुआ मोमबत्ती यहाँ पे लेके आइए। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो गैस था वो जलता है पॉप साउंड के साथ, फट फट करके यहाँ पे जलने का आवाज़ आएगा और आपको ब्लू फ्लेम भी दिखने को मिलेगा यहाँ पे। और जब भी पॉप साउंड मिले आपको, फट फट का आवाज़ आपको मिले, तो आप कंफर्म हो जाते हैं कि वो गैस कौन सा था, और कोई नहीं, हाइड्रोजन गैस था वो, समझे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो बबल्स निकला था वो क्या चीज़ का बबल्स है? हाइड्रोजन गैस का बबल्स है, ठीक है। फिर बोला गया है कि यही एक्टिविटी आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर नाइट्रिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, इन सब से भी कीजिए। आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या मिल रहा है। तो ये दोनों तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अच्छा खासा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये थोड़ा वीक एसिड है, इससे थोड़ा कम निकलेगा, ठीक है। चलिए, एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर। यहाँ पे हमने क्या किया, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लिए थे, जिंक ग्रैन्यूल्स लिए थे, है कि नहीं। छोटा छोटा टुकड़ा आपको दिख भी रहा होगा। एग्जाम में पूछा गया कि जिंक ग्रैन्यूल्स की जगह अगर हम यहाँ पे जिंक डस्ट ले लेते तो क्या होता। तो जिंक डस्ट पाउडर के रूप में होगा, छोटा छोटा होगा, तो ये और भी जल्दी रिएक्ट कर जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बबल्स का जो फॉर्मेशन है वो और स्पीड अप हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको इतना ही बात लिखना था वहाँ पे। चलिए, इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है ना, आपको सब एक जगह कंपाइल होकर मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप सिंपली गूगल में सर्च कर दीजिएगा कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय सीबीएसई गाइडेंस, इतना लिख के सर्च कर दीजिए, आपको पहले नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है। वो देख लीजिएगा। और ये जो पीडीएफ है, जो इतना सब हम लिख रखे हैं, ये पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करने के लिए मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सब सिंपली गूगल में सर्च कर दीजिए कि NCERT अंडरलाइन PDF बाई CBSE गाइडेंस, पहले नंबर पर मिलेगा, उस पर आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आप चाहे तो अपने बुक में भी चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ, केमिस्ट्री है तो केमिकल इक्वेशन आना ही है। हमने यहाँ पे लिया था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4 फार्मूला लिखा हमने। फिर जिंक ग्रैन्यूल्स लिया, मतलब है तो वो जिंक ही, ठीक है। दोनों रिएक्ट किए, हमें पता चला एक प्रोडक्ट क्या निकला है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकला है। तो हाइड्रोजन गैस के लिए H2 यहाँ पे सिंबल से दिखा दिए। H2 जब लिख रहे थे तो यहाँ पे एक एरो लिख दिए, क्योंकि ये दिखा रहा है कि गैस बना है, वो उड़ गया हवा में, ठीक है। और जो प्रोडक्ट यहाँ पे बचा हुआ है अभी भी, वो क्या है, ZnSO4 है। ये जिंक और ये सल्फेट दोनों मिलकर जिंक सल्फेट यहाँ पे दिए हैं। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप याद रखिए, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बोला गया था कि आप यही एक्टिविटी HCl, HNO3 और ये सब के साथ कीजिए। तो यहाँ पे हम लिख रखे हैं, अगर H2SO4 की जगह सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते तो क्या होता है। हमें पता है हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा ही, उसके साथ साथ ये Zn और Cl, ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनेगा, ठीक है। और H2 है तो यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए 2 लगा दीजिए। यहाँ पे बताइए क्या होगा, तो प्लस H2 लिखेंगे ही आप, और यहाँ पे Zn और NO3। H2 है तो यहाँ पे 2 लगाइए, NO3 ट्वाइस होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बताइए H2 तो होगा ही, और Zn और क्या होगा, CH3COO, ये वाला जो H था वो इधर आया, ठीक है, इतना, और इसको 2 करना है, इसको 2 करना है, ठीक है। इस तरीके से ये बैलेंस्ड केमिकल हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन हो जाएगा।
तो इस सभी इक्वेशन में आपको कुछ नोट करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे नोट कीजिए कि जो मेटल है वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को फ्रॉम एसिड। यहाँ पे जिंक था, वो हाइड्रोजन को बोल रहा है हटो, और सल्फेट को लेके यहाँ पे है, ठीक है। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया जा रहा है चारों ही केस में। तो इससे हम लोग एक जनरल चीज़ पता चल रही है कि आप कोई भी एसिड को अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपको हाइड्रोजन गैस तो मिलता ही मिलता है, और साथ में एक तीसरा हीरो का एंट्री हो रहा है, यहाँ पे सॉल्ट भी मिलता है आपको, ठीक है। चैप्टर का नाम याद ही है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सॉल्ट भी अब यहाँ पे एंटर कर रहा है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। एक और एक्टिविटी है, इसमें बोला गया है कि आप यही रिएक्शन क्या कीजिए, इस बार तो आपने एसिड लिया था ना, लेकिन हम तो सिर्फ एसिड नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो क्या भी पढ़ रहे हैं, बेसिस भी पढ़ रहे हैं। अब बेस का मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, बेस वही जिसमें क्या हो, हाइड्रोक्साइड हो। बहुत ही फेमस एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसका नाम तो आपको याद होना ही चाहिए। कोई भी जीवन में आपसे कोई बेस पूछे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलना है, ठीक है। तो ये रहा, हमने लिया यहाँ पे जिंक है और इधर ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें भी ठीक उस एसिड की तरह ही हाइड्रोजन गैस तो मिलता ही है और एक सॉल्ट मिलता है। कौन सा सॉल्ट, एसिड के केस में सॉल्ट बनाना इजी था, इसमें थोड़ा झंझट वाला सॉल्ट मिलता है, Na2 और ZnO2, सोडियम जिंकेट, Na2 ZnO2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया था CBSE 2018 में आया था ये बोर्ड एग्जाम में। सबको लगा था कि ये छोटा सा इक्वेशन है, क्या ही आएगा बोर्ड एग्जाम में, लेकिन CBSE ने यही पूछ लिया कि जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो सोडियम जिंकेट ये बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। याद रखेंगे ये इक्वेशन। चलिए, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। चलिए, अब आ जाइए, अभी तक हमने 2 प्रॉपर्टी देख लिया, रिकैप करें एक बार। पहला प्रॉपर्टी था इन द लैब, लैब में कौन से इंडिकेटर के साथ कौन सा कलर मिलता है वो हमने जाना। फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में जाना। दूसरा प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि दोनों मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वही सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, ठीक है। और कुछ मेटल्स का नाम हमने यहाँ पे याद कर लिया और इक्वेशंस हमने सीखा। आगे मूव करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कई बच्चे कमेंट में मैसेज करते हैं कि मुझे बैलेंसिंग नहीं आता है, इक्वेशन नहीं आता है। हम क्या बोलते हैं कि हमेशा आप चैप्टर पढ़िए, कॉन्सेप्ट सीखिए कि एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये सब चीज़ दिमाग में बैठेगा। कॉन्सेप्ट के साथ सीखिए। सिर्फ बैलेंसिंग कैसे आता है कमेंट कर रहे हैं, 5-5 मिनट का वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, उससे कुछ नहीं होगा। आपका कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं रहेगा, कैसे कैसे क्या प्रोडक्ट बनाएंगे आप, तब तक आपका मतलब केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं बनेगा, ठीक है। केमिस्ट्री स्ट्रांग बनेगा एक ही तरीका है कि आप कॉन्सेप्ट के साथ याद कीजिए, ठीक है। कुछ ट्रिक के पीछे मत भागिए कि कोई टीचर आपको ऐसा ट्रिक सिखा देगा कि उससे आप सारा इक्वेशन समझ के अच्छे से बैलेंस कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपको याद भी करना है, स्पेशल केस बनेगा, वो सब केस को समझ के याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, तीसरा प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ये दोनों कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखना है। उसको देखने से पहले आप ये याद कर लीजिए कि जब भी आपको कार्बोनेट्स देखने को मिले, कार्बोनेट्स, तो कार्बोनेट्स का फॉर्मूला होता है CO3, और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स नाम से समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन लगा दीजिए, HCO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ ये भी याद रखिए कि हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, बाई कार्बोनेट, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, अच्छा एक्टिविटी है ये। बोला है कि 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए A और B, और टेक अबाउट आधा ग्राम सोडियम कार्बोनेट। जैसा कि आपको बता दिए, कार्बोनेट है तो CO3 होगा ही, और सोडियम कार्बोनेट है तो Na2CO3, ठीक है। टेस्ट ट्यूब A में सोडियम कार्बोनेट लीजिए और टेस्ट ट्यूब B में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप लीजिए। हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला याद ही करवा दिए, HCO3, और सोडियम है तो Na लगा दीजिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 नहीं है, तो यही सब चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया। फिर अब क्या कीजिए, HCl, डाइल्यूट HCl दोनों में ऐड कर दीजिए। क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इफर्बिसेंस आप ऑब्जर्व करेंगे। इफर्बिसेंस मतलब वहाँ पे आपको बहुत तेज़ी से बबल्स फॉर्म होता हुआ दिखेगा, ठीक है। और
बबल्स हैं, मतलब आपको बता दिए कि थे कि बबल्स हैं, मतलब वहाँ पे कोई एक क्या निकल रहा होगा, गैस निकल रहा होगा। बोला गया कि उस गैस को आप पास कराइए लाइम वाटर के साथ और ऑब्जर्व कीजिए क्या देखने को मिलता है। तो देखिए, ये था टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में हमने लिया सोडियम कार्बोनेट, उसमें ऐड किया HCl, ठीक है। तो हम बता दिए कि आपको वहाँ पे इफर्विसेंस यानी बहुत तेज़ी से बबल्स फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो वहाँ पे जो गैस निकला था वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, ठीक है। और दो प्रोडक्ट बनेगा, NaCl जो कि एक सॉल्ट है और वाटर H2O, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बी का भी उसे ही समझ लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप लिए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ऐड कर दिए तो एक सॉल्ट, वाटर, और इसमें भी आपको इफर्विसेंस देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा यहाँ पे। और दो टर्म याद रखिए, एक है ब्रिस्क इफर्विसेंस, एक है स्लो इफर्विसेंस। ब्रिस्क मतलब थोड़ा तेज़ी से, हाई एनर्जी के साथ आपको इफर्विसेंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, उसलिए यहाँ पे बहुत तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये थोड़ा वीक बेस है, इसलिए स्लो इफर्विसेंस यहाँ पे दिखता है। अब ये कंफर्म कैसे हुए कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, है कि नहीं? तो यहाँ पे बोला गया था कि आप इस गैस को लाइम वाटर से पास कीजिए। तो होता क्या है कि जब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर से पास करते हैं ना, तो ये लाइम वाटर जो है दूध जैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो मिल्की अगर हो रहा है लाइम वाटर, मतलब हम समझ जाते हैं कि वो गैस और कोई नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, ठीक है। देखिए ये रहा, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर, ये देखने को मिलेगा। लाइम वाटर का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 1 में हमने याद किया, CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे डाल रहे हैं तो मिलेगा CaCO3। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ लिया है, ये इक्वेशन फिर से यहाँ पे आ रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि वही ये जो मिल्की कलर है, दूध जैसा कलर, वो इसी की वजह से होता है, प्लस H2O, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और भी याद कीजिए कि ये जो दोनों प्रोडक्ट मिला, इसमें आप और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे ना, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो क्या होगा, ये तीनों अब आपस में रिएक्ट करेंगे। तीनों आपस में रिएक्ट करके क्या बन जाएंगे, CaHCO3, जो कि सॉल्यूबल होता है वाटर में। ये सॉल्यूबल नहीं था, इसलिए पानी वहाँ पे जो कलर हो गया था वो मिल्की हो गया था। लेकिन ये जो है सॉल्यूबल है, पूरी घुल गया, कुछ दिखेगा ही नहीं आपको, कलरलेस दिखेगा, ठीक है। मतलब ये मिल्कीनेस जो है ना अब डिसअपियर हो जाएगा, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में 3 फीचर याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या चीज़ करता है। सबसे पहले ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, ठीक है, लेकिन एक्सेस जब पास करेंगे तो ये मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है। दूसरा, ये इफर्विसेंस भी प्रोड्यूस करता है। और तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का ये फीचर है कि ये फायर को बुझा देता है, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज से हम पहचानते हैं कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। हाइड्रोजन गैस को कैसे पहचानते हैं बताइए? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर बर्निंग फ्लेम यहाँ पे लाते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ चलता है विथ ब्लू फ्लेम। अगर ये 2 चीज़ देखने को मिला तो वो हाइड्रोजन गैस है। सिर्फ पॉप साउंड ही आ गया तो हम बोल सकते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस था, ठीक है। चलिए, एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइम स्टोन, चॉक और मार्बल, ये अलग अलग फॉर्म्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। तो ऑल मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। जो भी आप मेटल कार्बोनेट या फिर सोडियम तो एक मेटल है ना, ये आप उस सीरीज में हम लिख रखे थे, और कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको मिलेगा एक सॉल्ट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 चीज़ आपको मिलेगा। कोई भी मेटल हो, यहाँ पे सोडियम की जगह पे मैग्नीशियम भी लेते तो ऐसा ही प्रोडक्ट मिलता, ठीक है। तो इसी को एक वर्ड इक्वेशन के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेटल कार्बोनेट ले आप या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें अगर आप एसिड ऐड करते हैं तो आपको 3 ही चीज़ मिलेगा, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। ये हो गया तीसरा प्रॉपर्टी। आ जाइए चौथे प्रॉपर्टी पे। चौथा प्रॉपर्टी है कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे, वो है चौथा प्रॉपर्टी, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जब भी आप एसिड और बेस को मिलाएंगे तो ना एसिड बचेगा ना बेस बचेगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। इसको एक एक्टिविटी से यहाँ पे समझते हैं। देखिए, बोला गया है कि एक टेस्ट ट्यूब में आप NaOH, बताइए ये एसिड है कि बेस है, तो आप बोलेंगे हाइड्रोक्साइड है, ये एक बेस है। टेस्ट ट्यूब में आप बेस लिए, ठीक है, और उस बेस में 2 ड्रॉप फेनोल्फथालीन ऐड कर दिए
और आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे कि फेनोल्फथलीन बेस में कैसा कलर देता है, याद है कि नहीं? ये रहा, फेनोल्फथलीन का कलर बेस में हो जाता है पिंक। ये देखिए, तो उस टेस्ट ट्यूब में हमने बेस लिया हुआ था NaOH और उसमें फेनोल्फथलीन ऐड कर दिया। अब क्या हो गया सॉल्यूशन का कलर? तो पिंक हो गया कलर, ठीक है। वो बेसिक सॉल्यूशन है। उसमें मतलब आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या है? बेस है। हमने कलर इसका चेंज कर दिया और पिंक कलर का बेस है आपके पास, ठीक है। अब HCl सॉल्यूशन, ऊपर से HCl एसिड डालना शुरू कीजिए। हमें तो एसिड और बेस को ही रिएक्ट करवाना है ना, तो बेस है और ऊपर से हम एसिड डाल रहे हैं। इज देयर एनी चेंज इन कलर फॉर द रिएक्शन मिक्सचर? जैसे जैसे आप एसिड डालते जाएंगे ना, ड्रॉप बाई ड्रॉप, बूंद बूंद करके एसिड डाल रहे हैं आप, तो धीरे धीरे इसका पिंक कलर जो है वो फेड होना चालू हो जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा ये अचानक से पिंक से क्या हो जाएगा? कलरलेस, पानी जैसा दिखने लगेगा फिर से, ठीक है। तो वही हुआ है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके दोनों एक दूसरे का पावर खत्म कर दिए। इसका कलर पिंक हट गया, मतलब अब ये बेसिक नहीं रहा है कि नहीं, बेस नहीं रहा। अब क्या कीजिए, जब इसका कलर जब कलरलेस हो गया, पानी जैसा हो गया, अब आप एसिड डालना बंद कीजिए। अब आप दोबारा से इसमें क्या कीजिए? बेस डालना शुरू कीजिए, NaOH। आप देखेंगे कि वापस से वो पिंक कलर रीअपियर हो जा रहा है, मतलब वो सॉल्यूशन अब बेसिक हो गया, ठीक है। तो इसे यही चीज़ देखने को मिल रहा है कि NaOH और HCl जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है Na और Cl, ये एक साथ रह गए, और ये OH और H ये दोनों मिलके H2O देते हैं, वाटर। मतलब द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको याद कर लीजिए। और ये एक्टिविटी से ये समझ में आया कि एक तो पहले यहाँ पे बेस था, ऊपर से हमने एसिड डालना शुरू किया, तो धीरे धीरे इसका पिंक कलर खत्म होता चला गया, मतलब ये बेस का पावर खत्म होता चला गया, है कि नहीं। फिर वापस से जब ये पूरा कलरलेस हो गया, तो जब हम वापस से इसमें जब बेस डालें तो फिर से इसका बेसिक पावर आ गया और फिर से ये पिंक कलर रीअपियर हो गया, ठीक है। इतना ही जानने को मिल रहा है और कुछ नहीं है यहाँ पे काम का बात। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आता है, आपसे पूछते हैं इसका डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और एक एग्जाम्पल पूछ सकते हैं आपसे, बोलेंगे गिव 2 एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल तो ये देंगे आप, दूसरा एग्जाम्पल क्या देंगे? बताइए कोई एक बेस का नाम, कोई सा भी बेस ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी ले सकते थे, प्लस एसिड यही ले सकते हैं या फिर अलग भी ले सकते हैं। चलिए H2SO4 ले लेते हैं, और यहाँ पे भी H2SO4। तो एक तो हमें वाटर मिलेगा ही मिलेगा, एक तो हमें वाटर मिलेगा ही मिलेगा। सॉल्ट बनाना है, क्या होगा सॉल्ट? तो K और SO4, तो यहाँ पे हो जाएगा K2SO4। और यहाँ पे सॉल्ट बनाना है मैग्नीशियम सल्फेट, तो MgSO4, ठीक है। और इसको बैलेंसिंग भी करना है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन H2H2, तो 2 H2 है, 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया ये। और नीचे वाले को बैलेंस करना है, तो K2 दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 लगाइए, और हाइड्रोजन फिर से 2 और 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, 4। इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। चलिए अगला है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे? तो देखिए, कोई एक मेटल ऑक्साइड लेते हैं, CuO, कॉपर ऑक्साइड फॉर एग्जांपल, और एक एसिड ले लीजिए HCl। तो यहाँ पे बोला जा रहा है वो एक सॉल्ट और वाटर फॉर्म करवाता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा CuCl2, एक सॉल्ट है, और वाटर H2O। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक एसिड है और सॉल्ट और वाटर दे रहा है। कुछ याद आ रहा है आपको? हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, हमने ये इक्वेशन पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि एसिड में क्या ऐड करने से सॉल्ट और वाटर मिलता है, तो आप बोलेंगे बेस। यहाँ पे भी तो हम एसिड में कुछ ऐड कर रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, मतलब जो ऐड कर रहे हैं ना, उसका प्रॉपर्टी जो है वो बेस की तरह काम कर रहा है, वो बेसिक है। तो बोल सकते हैं ये तो एक मेटल ऑक्साइड था, ये मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक होता है। ये चीज़ यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि मेटल ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा ये बात।
ये फैक्ट को हम चैप्टर नंबर 3 में यूज़ कर रहे होंगे, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर है। यहाँ से आपको इतना ही चीज़ जानना है। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। रिएक्शन के बाद जो सॉल्यूशन का कलर होता है वो ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको यही 2-3 बात पता होना चाहिए। सबसे पहला ये कि जब भी एसिड नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। दूसरा बात एक एग्जाम्पल, और तीसरा बात ये मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। 3 बात याद रखिए बस, ठीक है। आज ये अगले पे, अगला है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। इसका एग्जाम्पल हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। हमने लिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH लाइम वाटर, याद है। उसमें हमने पास करवाया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना था जो कि वाइट प्रेसिपिटेट यानी लाइम वाटर, इसका वजह से मिल्की हो जा रहा था और वो वाटर बना था। तो ये एक सॉल्ट है और ये एक वाटर है, और ये हाइड्रोक्साइड है, मतलब ये तो कंफर्म बेस है। तो बेस में हम कुछ ऐड कर रहे हैं जिससे सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। मतलब जो हम ऐड कर रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक नॉन मेटल होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो बेस में हम क्या ऐड कर रहे हैं कि सॉल्ट और वाटर मिल रहे हैं, मतलब जो भी ऐड कर रहे हैं उसका प्रॉपर्टी जो है वो एसिडिक है। तो बोल सकते हैं ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का कैरेक्टर जो है यहाँ पे नॉन है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर में के होते हैं, याद रखिएगा। ये सब टाइप के एक सेंटेंस जो है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में बहुत फेवरेट लाइन्स होता है एग्जामिनर का, क्वेश्चन सेटर का, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आइए कुछ क्वेश्चंस में अपना हाथ आजमाते हैं। पहला, वाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। बताइए, खट्टा सब्सटेंस को इसमें क्यों नहीं रखना चाहिए। तो खट्टा है मतलब वो एसिडिक सब्सटेंस है, ठीक है। और ब्रास एक एलॉय है कॉपर और जिंक का, दोनों मेटल और कॉपर के समान, मतलब ये भी एक मेटल है। तो एसिड, हमें पता है कि एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। वो सॉल्ट हो सकता है काफ़ी पॉइजनस हो, इसलिए ये रिएक्शन ना हो, इसलिए हमें खट्टे सब्सटेंस को इन बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। बताइए कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। ये गैस को कैसे टेस्ट करते हैं, तो जब एक बर्निंग कैंडल लाते हैं तो पॉप साउंड निकलता है, और एग्जाम्पल के लिए वो पूरा एक्टिविटी लिखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक क्या था, कौन सा एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड, जब जिंक ग्रैन्युल से ट्रीट कर रहे थे तो ऐसा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकला था, वो बात लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। इसमें बोला है कि एक मेटल कंपाउंड है ए, मेटल कंपाउंड, ठीक है, मेटल। तो ए कोई कंपाउंड है, ठीक है, प्लस रिएक्ट्स विद डाइल्यूट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस इफर्बिसेंस। और रिएक्शन के बाद देखने को मिलता है इफर्बिसेंस, बहुत तेज़ी से बबल्स हो रहे हैं। इफर्बिसेंस है मतलब पक्का यहाँ पे कहीं ना कहीं CO2 गैस मिलेगा हमें, ठीक है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। ये गैस जो है जलता हुआ मोमबत्ती को बुझा देता है, फायर एक्सटिंग्विशिंग कैपेबिलिटी है इसमें, मतलब आप कंफर्म हो गए कि ये CO2 ही था, ठीक है। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। एक कंपाउंड यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बना है, प्लस अब देखिए यहाँ पे ये पता चल रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो पक्का यहाँ पे कोई मेटल कार्बोनेट ही होगा, और मेटल पता चल रहा है कैल्शियम है, तो CaCO3 है होगा ये। ए जो था CaCO3 है, ठीक है। सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस वाटर भी बनता है, H2O भी ऐड कर दीजिए, यहाँ पे भी H2O, ठीक है। अब इसको करना है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग कैसे करें, देखिए बैलेंसिंग, ये पूरी बैलेंसिंग है, सिर्फ H2 यहाँ पे दिख रहा है तो आप यहाँ पे पहले 2 लगाइए। तो क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2 ऑलरेडी बैलेंस्ड, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 है, 2 और 1 3, ऑलरेडी बैलेंस्ड है ये, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि सभी एसिड्स और सभी बेसिस में क्या चीज़ सेम होता है। ऐसा क्या चीज़ है जो सभी एसिड्स को एसिड बनाता है और सभी बेसिस को बेस। उसके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है, एक्टिविटी 2.8। इसमें बोला गया है कि आप ग्लूकोज लीजिए, मतलब ग्लूकोज का सॉल्यूशन लीजिए, अल्कोहल लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए और सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, और ऐसे बीकर में डाल के
ऐसा सेटअप करके कॉर्क या फिर 2 नेल्स गाड़ के और फिर तार से कनेक्ट करके एक स्विच, एक बल्ब लगा के, एक 6 वोल्ट का बैटरी लगा के करंट पास करवाइए और देखिए कि किस में बल्ब जलता है। तो आप पाएंगे कि एसिड के केस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो था उस केस में बल्ब जल जा रहा है, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में बल्ब नहीं जल रहा है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए ये है एक सॉल्यूशन, और किसी भी सॉल्यूशन में करंट पास करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें क्या हो, आयंस हो। ठीक है, इन दोनों के केस में बल्ब नहीं जला मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं किया, मतलब इन दोनों में आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि जो एसिड था हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ से करंट पास किया। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि क्यों इससे करंट पास करता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए करंट पास करता है। ठीक है, आयंस 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कैटायंस जो कि होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, और एक होते हैं एनायंस जो कि होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें आयंस के थ्रू ही इलेक्ट्रिक करंट जाता है। एसिड में H+ आयन होता है एज ए कैटायन, और एसिड में एनायन भी होता है जो कि Cl-, जैसे कि HCl है, ये जब ब्रेक होगा ना तो एक होगा H+ और एक होगा Cl-, तो ये हो गया कैटायन और ये हो गया एनायन, ये दोनों प्रेजेंट था। वही अगर एसिड HNO3 है, अगर एसिड HNO3, तो उसमें कैटायन एनायन क्या होगा, एक तो H+ होगा ही और प्लस NO3, ये हो गया एनायन NO3-। अगर एसिड H2SO4 है तो H+ तो होगा ही होगा कैटायन, और एसिड होगा SO4-। ठीक है, ये हो गया एनायन। उसी तरीके से अगर एसिड CH3COOH है, यही 4 एसिड का नाम याद करवाए थे स्टार्टिंग में, तो ये हो गया H+, ये वाला कैटायन, और CH3COO-, ये हो गया एनायन। ठीक है, वही पूरा बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सभी एसिड्स में क्या सेम है, हम देख रहे हैं कि सभी एसिड्स में H+ आयन जो है वो सेम है। ठीक है, तो ये देखिए, दिस सजेस्ट दैट एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी। तो एक जवाब मिल गया हमें कि ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, तो सभी एसिड में H+ आयन देखने को मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से क्या आप बता सकते हैं कि हर बेसिस में क्या मिलेगा, तो आपको स्टार्टिंग में याद करवाए थे NaOH, ये एक फेमस बेस है। ये जब टूटता है सॉल्यूशन में तो Na+ + OH-, और सभी बेस में हाइड्रोक्साइड होता है, मतलब सभी बेस में ये आयन मिल रहा होगा, तो सभी बेस में OH- आयन देखने को मिलता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, यही बात यहाँ पे बोला गया था, खुद से पता कीजिए, अब आपको बता दिए। अब अगला इसी में सब टॉपिक है कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन। जब एसिड और बेस को पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा, देखिए एक एक्टिविटी से समझेंगे। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बोला गया है कि आप एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम क्लोराइड ले लीजिए। जैसे कि आपको एसिड, 4 एसिड का नाम याद करवाए थे ना, बहुत फेमस, एक हो गया HCl, एक हो गया HNO3, एक हो गया H2SO4, और एक क्या था CH3COOH। इसमें से ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। तो ये 4 एसिड का नाम आप याद किए थे। एक फेमस बेस का नाम आपको याद करवाए थे OH, किसी में भी OH हो तो वो बेस होता है। ठीक है, एसिड भी याद कर लिया आपने, बेस भी याद कर लिया। अब बारी है एक सॉल्ट याद करने का। एक फेमस सॉल्ट है जिसको बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट भी इसको बोलते हैं, ये याद कर लीजिए। ठीक है, तो वही सोडियम क्लोराइड हम यहाँ पे ले रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl। फिर उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप करके हम यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं। आप ये भी टर्म बहुत बार सुने होंगे, कंसनट्रेटेड का शॉर्ट फॉर्म CONC। ठीक है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सुने होंगे, और कई बार डाइल्यूट DIL सल्फ्यूरिक एसिड भी सुने होंगे। दोनों का मीनिंग क्या है, इसे याद कर लीजिए इसको कि कंसनट्रेटेड है मतलब उसमें पानी नहीं मिलाया हुआ है, वो काफ़ी गाढ़ा स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, पावरफुल है। और डाइल्यूट है मतलब उसको थोड़ा ढीला किया हुआ है पानी मिला के, ये थोड़ा कम पावरफुल होगा डाइल्यूट वाला। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं NaCl में। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। बबल्स फॉर्म हो रहा है मतलब कोई ना कोई एक गैस निकल रहा होगा।
तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि अ कलरलेस गैस इवॉल्व्स, यहाँ से एक कलरलेस गैस निकल रहा है, ठीक है। आगे इस एक्टिविटी में बोला गया है कि आप इस गैस को टेस्ट कीजिए। कैसे टेस्ट करना है? दो चीज़ से। पहला बार आप ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लीजिए और दूसरा बार आप वेट ब्लू लिटमस पेपर लीजिए, ठीक है। एक बार सूखा पेपर लेना है, सूखा ब्लू लिटमस पेपर, और एक बार भीगा हुआ ब्लू लिटमस पेपर लेना है, ठीक है। और देखिए कि किस केस में कलर चेंज हो रहा है। तो आप पाएंगे कि सूखा वाला लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हो रहा है, जबकि जो भीगा वाला लिटमस पेपर का सोल्यूशन था ब्लू से वो रेड में चेंज हो गया, ठीक है। देखिए ये रिएक्शन हुआ कैसे था। NaCl है, H2SO4 है, एक यहाँ पे सॉल्ट मिला Na2SO4 और प्लस हाइड्रोक्लोरिक गैस, ठीक है। ये जो गैस निकल रहा था वो और कुछ नहीं HCl गैस था, ठीक है। लेकिन जब इसी HCl गैस को सूखे पेपर से पास कराया गया तो उस पर कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, मतलब ये उसका पावर ही नहीं देखने को मिला। लेकिन यही गैस को जब भीगे हुए लिटमस पेपर से टेस्ट कराया गया तो वो उसका कलर ब्लू से रेड में चेंज कर दिया, है कि नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ है ये भीगापन में, ये पानी में कुछ है। और यही हमारा ये टॉपिक भी था कि पानी में मिलते ही एसिड के साथ क्या होता है। तो देखिए इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि कोई भी एसिड जो है, हम देखे थे कि हर एसिड में क्या कॉमन होता है, ये आयन कॉमन होता है। तो ये आयन जब तक निकलेगा नहीं, ठीक है, तब तक वो चीज़ एसिड नहीं माना जाएगा, वो अपना काम ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ड्राई HCl गैस अपना काम ही नहीं कर पा रहा था उस लिटमस पेपर पे, ठीक है। लेकिन यही गैस को जब भीगे वाले पेपर में लाया गया, उसमें पानी था, तो वापस से इस एसिड को अपना पावर याद आया और ये तुरंत उस ब्लू पेपर को रेड में चेंज कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही एसिड पानी के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे वो H+ आयन रिलीज करता है। जब तक पानी नहीं मिलेगा वो H+ आयन रिलीज नहीं कर पाएगा और वो अपना पावर शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया यहाँ पे। तो वही यहाँ पे लिखा है कि दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl, हाइड्रोजन आयन मतलब H+, ठीक है, ये तभी प्रोड्यूस होगा जब क्या हो, प्रेजेंस ऑफ वाटर हो। ये H+ आयन तब तक सेपरेट नहीं हो पाएगा जब तक पानी ना मिले। वो यहाँ पे लिखा है सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो HCl गैस था, पानी मिला और H3O+, ये क्या बन गया अलग से, इसको अभी समझेंगे, और प्लस क्लोरीन जो कि है एनायन, ठीक है। देखिए H+ आयन जो है ना वो अकेला रह नहीं सकता है, इसीलिए वो क्या करता है, और एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके H3O, कितना H था, 3 ना, H3O+ आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ये फॉर्म कर लेता है, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, ये हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, इसीलिए वो क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ और फॉर्म करते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। चलिए अभी तक हमने ये तो जान लिया। एक और चीज़ है जिसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था, वो चीज़ हमने पढ़ाई नहीं, ये चीज़ नोट टू द टीचर्स, ये नोट से क्वेश्चन आया था। बोला गया था कि अगर आसपास का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ह्यूमिड है, मतलब हवा में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है, तो आप क्या कीजिएगा, क्योंकि हवा में जब नमी रहेगा ना तो क्या होगा कि ये ड्राई लिटमस पेपर लेने का फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक है। तो हवा से नमी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक गार्ड ट्यूब का यूज़ करते हैं। गार्ड ट्यूब, इसको ड्राइंग ट्यूब भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, ठीक है, जो इसका प्रॉपर्टी होता है टू ड्राई द गैस, वो गैस को सुखा देता है। यहाँ से जो गैस निकल रहा है वो गैस को सुखा दिया जाएगा, ठीक है, उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं रहेगा, तब जाके ये टेस्ट अच्छे से होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि ये गार्ड ट्यूब में क्या होता है, तो आपको याद रखना है कैल्शियम क्लोराइड, और इसका फंक्शन क्या है, टू ड्राई द गैस। ये दो बात याद रखेंगे, पहले आ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि एसिड जब वाटर के साथ मिलेगा तो वो क्या रिलीज करेगा, H+, तभी उसका असली पावर देखने को मिलेगा। H+ अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए वो और एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ये हाइड्रोजन आयन है और ये हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बेस जो है वो पानी के साथ मिलके क्या करता है। तो बेस भी जब पानी के साथ मिलता है तो ये भी ब्रेक होकर दो आयन्स देते हैं, एक कैटायन और एक एनायन, तो OH- रिलीज करते हैं, ठीक है, बेस पानी के साथ रिएक्ट करके। ये रहा, बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। ये टर्म याद कर लीजिए, बहुत फेमस टर्म है ये अल्कली। कई बार आपको बेस लिखा हुआ नहीं मिलेगा क्वेश्चंस में लिखेंगे अल्कली, तो आपको पता होना चाहिए अल्कली क्या होता है।
तो अल्कली ऐसे बेस को कहते हैं अल्कली जो कि पानी में घुल जाए, ठीक है, उसी को अल्कली कहते हैं। सभी बेस पानी में नहीं घुलते हैं, इसलिए हम एक फेमस लाइन यहाँ बोला जाता है कि सभी अल्कली बेस है, सभी अल्कली बेस है, क्योंकि ये वही बेस है जो पानी में घुलता है, लेकिन सभी बेस अल्कली नहीं है क्योंकि सभी बेस पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा बात बोला गया है, ये बात, इसके ऊपर एसेशन रीजन पे क्वेश्चन आता है या फिर ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन आता है कि जब आप कोई एसिड को या फिर कोई बेस को पानी में मिलाते हैं तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक। याद है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, इसमें हीट रिलीज होता है, इसमें हीट अब्जॉर्ब होता है। तो जब भी आप कोई बीकर में मान लीजिए थोड़ा सा पानी है और उसमें 1-2 बूंद एसिड अगर आप ऐड करें या फिर बेस ऐड करें, इसको जब छुएंगे तो आपको पता चलेगा ये गर्म हो गया, मतलब ये यहाँ पे हीट रिलीज हुआ है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये बात याद रखिएगा, ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम में, ये इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन कि एसिड या फिर बेस का रिएक्शन पानी के साथ हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। एक चीज़ और आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बात देखिए, एक तरफ तो एसिड है, एक तरफ वाटर है, तो आप बोलेंगे एसिड को पानी में मिलाना सही है या फिर पानी को एसिड में मिलाना सही है, कौन सा चीज़ सही है? तो आप बोलेंगे दोनों तो एक ही बात है, मिल के तो एक ही चीज़ बनेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एक ही चीज़ बनेगा लेकिन खतरा इन्वॉल्व दोनों में, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। आपको हमेशा क्या करना चाहिए, दोनों में खतरनाक कौन है? दोनों में आप बोलेंगे एसिड खतरनाक है, तो हमेशा एसिड को ड्रॉप बाई ड्रॉप ऐड करें, पानी अच्छा खासा ले और उसमें एसिड को ड्रॉप बाई ड्रॉप ऐड करें, जो खतरनाक है उसको कम अमाउंट पे लेना है, ठीक है। और सिर्फ ऐड करने से नहीं होगा, विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग, आपको लगातार इसको हिलाते रहना है, ठीक है, तब जाके ये सही प्रोसेस होगा। अगर आप पहले ही एसिड ले लेते हैं और उसमें ड्रॉप बाई ड्रॉप पानी ऐड करेंगे ना, तो क्या होगा, अचानक से ये एक काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत तेज़ी से हीट इवॉल्व होगा। इससे क्या होगा कि स्प्लैश आउट, ये छींटा 1-2 उड़ गया, आपके हाथों में पड़ गया तो आपका स्किन गला देगा वहाँ पे, ठीक है। तो इससे आपका हाथ जल सकता है, और बहुत ही ज़्यादा हीट इवॉल्व हो गया तो हो सकता है ये शीशा ही ब्रेक हो जाए, ठीक है। एक्सेसिव लोकल हीटिंग का वजह से ये ग्लास कंटेनर ब्रेक कर सकता है। तो ये 2 रीज़न का वजह से कि स्प्लैश आउट ना हो और ब्रेक ना करे ये बीकर, इस वजह से हमेशा एसिड को पानी में मिलाना चाहिए, ना कि पानी को एसिड में। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो वो पूरा बात यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ गए। और देखिए, जब भी हम कोई एसिड या फिर बेस को पानी के साथ मिलाते हैं ना, तो इससे हाइड्रोनियम आयन जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी है, और या फिर हाइड्रोक्साइड आयन, इसका कंसंट्रेशन कम होता है, डिक्रीज होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कॉमन सेंस है ये तो, कि अगर कोई एसिड है उसमें अगर पानी आप मिला देंगे तो वो एसिड, उसमें जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन जो भी बोल लीजिए, उसका कंसंट्रेशन कम होता है। पानी मिला रहे हैं मतलब कम गाढ़ा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। उसी तरीके से अगर कोई बेस भी है उसमें अगर आप पानी मिला रहे हैं तो क्या होगा, उसमें OH- का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, ठीक है। और पानी मिलाने का प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन से क्या होता है इफेक्ट, कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। पहला वो यहाँ पे बोला है कि ये सब कंपाउंड एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करते हैं, जबकि अल्कोहल, ग्लूकोज एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। तो इसलिए क्योंकि इसमें आयंस होता है, H+ आयंस ये लोग डोनेट कर पाते हैं, इसलिए ये लोग H+ आयंस डोनेट नहीं कर पाते हैं। एग्जाम में आप H+ आयन लिखिए या फिर H3O+ आयन, दोनों ही सही है, ठीक है। वाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए वो सोल्यूशन में क्या होना चाहिए, आयंस होना चाहिए, और एसिड से आयन रिलीज करते हैं, ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? तो सूखा गैस सूखा पेपर को क्यों नहीं कलर चेंज कर पाता है, क्योंकि वो कलर चेंज तभी कर पाएगा जब H+ आयंस रिलीज हो, और H+ आयंस तभी रिलीज होगा जब वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आए, ठीक है। HCl गैस कैन नॉट डोनेट H+ आयंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है, इसलिए अगला क्वेश्चन है, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? सूखा सूखा है तो क्यों कलर चेंज नहीं कर पाता है? तो इसका रीज़न वही होगा क्योंकि ड्राई HCl गैस कैन नॉट रिलीज H+ आयंस
इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। जो वाटर का प्रेजेंस में ही वो H+ आयन रिलीज कर पाएगा, तभी वो कलर चेंज होगा। यही आंसर आपको लिखना है। While diluting acid, why it is recommended that acid should be added to water and not water to the acid? अभी समझा दिए। How is concentration of hydronium ions affected when solution of an acid is diluted? जब उसको आप डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब पानी मिला रहे हैं, तो कंसंट्रेशन कैसे चेंज होता है? तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, ठीक है। How is concentration of hydroxide ions affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? देखिए, एक सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का। इसमें आप क्या कर रहे हैं? एक्सेस बेस, और भी ज़्यादा बेस ऐड कर रहे हैं। तो बेस ऐड करेंगे तो OH का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? तो आप बोलेंगे बढ़ेगा, क्योंकि आप और बेस ऐड कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या था? एसिड को डाइल्यूट करना है। एसिड डाइल्यूट करना मतलब इसमें पहले से एसिड था, अब इसमें पानी डाल रहे हैं। पानी डाल रहे हैं तो कंसंट्रेशन घट जाएगा H+ का, लेकिन इसमें ऊपर से बेस डाल रहे हैं, पानी नहीं, ठीक है। अगर पानी डालते तो इसमें भी घटता है, लेकिन बेस डाल रहे हैं उसलिए OH का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब हो गया क्वेश्चंस। अगले टॉपिक पे आ जाइए। ये इजी टॉपिक है। इसमें हम सीखेंगे कि एसिड और बेस का कोई सॉल्यूशन कितना स्ट्रांग है, ये कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। शुरू में जो हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे, चाहे वो नेचुरल हो या फिर सिंथेटिक, उससे सिर्फ हमें ये पता चल रहा था कि कौन सा चीज़ एसिड, कौन सा चीज़ बेस, ये डिस्टिंग्विश करने में हेल्प मिल रहा था। लेकिन अगर दो सब्सटेंस, अगर ये भी एसिड है, तो कौन कितना स्ट्रांग है, कोई कमज़ोर है कि नहीं, ये कैसे पता करें? तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे? एक इंडिकेटर का यूज़ करते हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग कलर शो करता है अलग अलग हाइड्रोजन आयंस के लिए। मतलब अगर आपके पास ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तीनों, ठीक है, सब अनइक्वल, मतलब स्ट्रेंथ का एसिड है, कोई ज़्यादा स्ट्रांग है, कोई कम है, कोई बीच वाला है, तो तीनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इस यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। इसका खास बात यह है कि ये अलग अलग कलर शो करेगा अलग अलग स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। देखिए, एक स्केल है जिसको बोलते हैं pH स्केल। ये स्केल मेजर करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। pH, इसमें जो छोटा सा p लिखा है, स्मॉल लेटर p, ये p का मतलब होता है पोटेंस, यानी पावर, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन ये दिखाता है। तो pH स्केल अगर आप कभी भी लाइफ में सुने तो pH है, ठीक है, POH नहीं है, pH है। मतलब ये स्केल क्या चीज़ का पावर शो करता है कि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन कितना है। अगर हाइड्रोजन ज़्यादा है तो वो एसिडिक है, हाइड्रोजन अगर कम है तो उसका मतलब वो बेसिक है, ठीक है। pH स्केल, ये एक स्केल है। स्केल का रेंज होता है ना, जैसे आपके पास जो कॉमन स्केल होगा 15 सेंटीमीटर वाला, उसका रेंज है 1 से 15 सेंटीमीटर। वैसे ये pH स्केल में भी नंबरिंग क्या होता है? ये pH स्केल जाता है 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके 14 तक। जो नंबर 0 के जितना करीब होगा वो उतना ही एसिडिक होगा, और जो नंबर 14 के जितना करीब होगा वो सॉल्यूशन उतना ही बेसिक होगा, ठीक है। और अगर इसका बीच का नंबर आ गया जैसे कि 7, तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल माना जाएगा, ठीक है। 7 से कम एसिडिक है, 7 से ज़्यादा बेसिक है, अगर 7 ही है तो न्यूट्रल है। चलिए, वही बात यहाँ पे लिखा है, ये रहा। pH शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर। pH एक ऐसा नंबर है जो इंडिकेट करता है एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, लोअर इज द pH वैल्यू। अभी आपको बताएं कि pH स्केल का रेंज क्या होता है? 0 से लेके 14 तक। 7 वाला होता है न्यूट्रल, ठीक है। 7 से कम हुआ मतलब वो एसिडिक माना जाएगा, 7 से ज़्यादा हुआ तो वो बेसिक माना जाएगा, ठीक है। ये लाइन में लिखा हुआ है कि हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, मतलब जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन होगा, मतलब जितना ज़्यादा वो एसिडिक होगा उतना ही कम pH का वैल्यू होगा। मतलब अगर दो सॉल्यूशन है, एक का pH वैल्यू दिया हुआ है 0 और एक का pH वैल्यू दिया हुआ है 2, दोनों एसिडिक है, लेकिन बताइए कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? तो जो जितना 0 के करीब हो, जितना कम वैल्यू हो, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये थोड़ा इसके मुकाबले थोड़ा वीक एसिड है, ठीक है। अगला पॉइंट है pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन 7 होता है, बता दिए। लेस देन 7 हुआ तो एसिडिक होगा, और मोर देन 7 हुआ तो वो अल्कली यानी बेसिक होगा, ठीक है।
चलिए, जनरली पेपर इम्प्रेगनेटेड विद यूनिवर्सल सॉल्यूशन इज यूज फॉर मेजरिंग पीएच। एक पेपर लेते हैं, फिल्टर पेपर, उसमें ये यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल के उसको सुखा देते हैं, फिर इसी से टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये एक स्केल यहाँ पे बनाया हुआ है, देख सकते हैं 7 नंबर है तो न्यूट्रल है, 0 की तरफ अगर आप आए तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, 14 की तरफ अगर आप जाए तो बेसिक नेचर बढ़ता है। अगर पीएच कहीं मान लीजिए दिया हुआ है 14 तक तो नंबर ही है, मान लीजिए कहीं दिया हुआ है 14 और कहीं पीएच दिया हुआ है 12, बताइए ये दोनों सॉल्यूशन एसिड है कि बेस है? तो आप बोलेंगे दोनों 7 से ज़्यादा है, मतलब ये दोनों बेसिक हुए। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन है कि दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है? तो जो जितना 14 के करीब हो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इसके मुकाबले कमज़ोर बेस है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ कॉमन सॉल्यूशन जो डेली लाइफ में हम जिससे इंटरेक्ट करते हैं उससे सॉल्यूशन का यहाँ पे पीएच वैल्यू अप्रॉक्सीमेट लिख दिए हैं, ये सिर्फ आइडिया के लिए है। जैसे कि आपका सलाइवा, खाने से पहले अगर आपका सलाइवा का पीएच वैल्यू नापा जाए तो वो 6.5 आएगा, खाने के बाद वो नंबर कम जाता है, मतलब खाने के बाद हमारा जो सलाइवा है वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, लेमन जूस खट्टा सामान है तो ये एसिडिक होगा ही। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, जो कि ड्रिंक मिलता है दुकान सब में, वो सब 6 होता है उसका पीएच वैल्यू। कैरेट जूस 6, कॉफ़ी एसिडिक होता है 5, टोमेटो जूस खट्टा एसिडिक 4, टैप वाटर पानी है तो न्यूट्रल होगा 7 है इसका पीएच वैल्यू। NaOH फेमस बेस, तो देख ही रहे नंबर ही बता रहा है 14 के करीब है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये। हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफ़ी फेमस एसिड है, नंबर ही बता रहा है इसका 1 पीएच वैल्यू। ठीक है, ये देख सकते हैं पीएच स्केल का कलर शोन ऑन अ पीएच पेपर। देखिए ये 2 सॉल्यूशन है मान लीजिए, ठीक है, इसमें भी एसिड है और इसमें भी एसिड है, इतना तो पता है। ठीक है, अब मान लीजिए पता करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, ये कैसे पता करें? तो वही आप ऐसा एक पेपर लीजिए, पीएच पेपर, ठीक है, और उस पेपर में क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, वो पेपर को इसमें डुबोइए, देखिए कौन सा कलर मिल रहा है। अगर आपको गहरा लाल रंग मिल रहा है इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड था इसमें, फिर वो पेपर को इसमें डुबोइए। अगर मान लीजिए उसका कलर ग्रीन आ रहा है तो आप समझ जाएंगे उसका पीएच वैल्यू 9 है, वो थोड़ा कम मतलब वीक बेस है वो। अगर इसका कलर येलो आ रहा है तो आप बोल सकते हैं ये वीक एसिड है। आप नंबर से पहचानिए, देखिए 0 है मतलब काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिडिक है वो। 14 है मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेसिक है वो। 13 आ गया तो थोड़ा कमज़ोर बेस, 12 आ गया तो और भी कमज़ोर, 10 और भी कमज़ोर, ऐसे करते करते 8 अगर किसी का पीएच है तो वो बहुत ही कमज़ोर बेस माना जाएगा। वही लॉजिक इसमें अपनाइए, 7 है तो न्यूट्रल है, 6 आ गया तो थोड़ा कमज़ोर एसिड, ये थोड़ा उससे स्ट्रॉन्ग, ये थोड़ा उससे स्ट्रॉन्ग, ये उससे स्ट्रॉन्ग, ये और भी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे फेमस टर्म है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच वैल्यू 10 दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा MgOH होल ट्वाइस, इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, बहुत फेमस कंपाउंड है ये। यहाँ पे 2 एसिड नाम लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड। दोनों को अगर आप लेंगे और मेज़र करेंगे तो आप पाएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग है, इसका पीएच नंबर काफ़ी कम आएगा इसके मुकाबले। ठीक है, और पीएच नंबर जितना कम हो उतना उसमें हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा होता है, उतना वो ज़्यादा एसिडिक होता है। वो यहाँ पे लिखा है कि ऐसे एसिड जो ज़्यादा H+ आयन दे पाते हैं उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, और ऐसे एसिड जो कम H+ आयन दे उसको वीक एसिड। कॉमन सेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इसको ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इजी और इसको जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, पहला सिर्फ फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन इसके रूप में बोला गया है कि क्या प्लांट और एनिमल पीएच सेंसिटिव है, पीएच से कोई फ़र्क पड़ता है इनको? तो पड़ता है। ठीक है, हमारा शरीर जो है उसका नॉर्मल पीएच रेंज है इतना, मतलब हम लोग जो खाते पीते हैं वो इसी रेंज में होना चाहिए। ठीक है, और अगर पीएच चेंज होता है तो शरीर को हार्म पहुंचेगा। जब व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जब बारिश हो रहा है, ठीक है, अगर उस बारिश का पीएच का वैल्यू 5.6 से कम हो जाए अगर, तो उस बारिश को हम लोग कहते हैं ये बारिश एसिड रेन है। ठीक है,
एसिड गिर रहा है, क्योंकि 5.6 से 7 से कम है ऑलरेडी एसिड था, लेकिन 5.6 से भी कम हो जाए काफ़ी अच्छा है एसिड है वो, ठीक है, वो एसिड ड्रेन हो रहा है। और ऐसा बारिश जब नदी में जाएगा, सॉइल में जाएगा, तो एक्वेटिक लाइफ को हार्म करेगा, मिट्टी को हार्म करेगा, प्लांट्स को हार्म करेगा, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर इसको अंडरलाइन कर रखें, एसिड रेन किसको कहते हैं, कि जब बारिश का पीएच जो है, रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो वो रेन एसिड रेन कहते हैं। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है पहले। दूसरा क्वेश्चन है कि आपके घर का जो सॉइल है उसका पीएच कितना है। तो इसमें सिर्फ एक ही बात याद रखना है आपको कि प्लांट को ग्रो करने के लिए एक हेल्दी, मतलब एक खास रेंज का ही पीएच चाहिए। हर प्लांट को सेम पीएच नहीं चाहिए, अलग अलग प्लांट का अलग अलग पीएच रिक्वायरमेंट होता है। अगर उस मिट्टी का पीएच चेंज होगा तो प्लांट को हार्म पहुंचेगा। इतना ही है यहाँ पे काम का बात। आगे आ जाइए अगले में। इसमें बोला है कि पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पेट में कौन सा एसिड है, HCl एसिड, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो वो खाना ठीक से पचता नहीं है, उसको पचाने के लिए हमारा पेट और भी ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लगता है। इससे हमें क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, ठीक है, पेन होगा, इरिटेशन होगा। तो इसी पेन से निजात पाने के लिए लोग क्या करते हैं, बेस का यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं एंटासिड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक बहुत ही फेमस एंटासिड का यहाँ पे नाम दिया हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। ये एक माइल्ड बेस है जो एसिडिटी होने पे हम ले सकते हैं, ठीक है। तो जितना अंडरलाइन किए हैं वो सब फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला है पीएच एक कारण है, पीएच चेंज एक कारण है दांत सड़ने का, टूथ डिके होने का। टूथ डिके तब स्टार्ट होता है जब आपके मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए, मतलब मुंह में जब एसिड बहुत तेज़ी से बनेगा ना तो आपका दांत सड़ना गलना स्टार्ट हो जाएगा। होता क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो बैक्टीरिया उस मीठे पर लग के क्या करते हैं, पीएच को 5.5 से कम ले आते हैं। ये रहा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर। इसी शुगर को कम करने के लिए एसिड प्रोड्यूस करने लग जाते हैं और यही एसिड हमारे दांत को गलाना शुरू कर देता है। तो हमें क्या करना चाहिए, खाने के बाद मुंह को अच्छे से साफ़ करना चाहिए, कूला करना चाहिए और ऐसे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि जनरली बेसिक होते हैं, ठीक है। चलिए, फिर हमारे जो टूथ का इनेमल है उसका केमिकल नेम यहाँ पे दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे शरीर का। लेकिन अगर पीएच का चेंज हुआ तो ये हमारे शरीर का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो भी सड़ गल सकता है, ठीक है। ये सब नंबर्स याद रखेंगे, ठीक है। ये 5.5, ऊपर हमने एक नंबर पढ़ा था 5.6। जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो वो एसिड रेन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये काफ़ी अच्छा है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। कई बार कई सारे एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है, क्या करते हैं, अपने खुद का बचाव के लिए कुछ केमिकल छोड़ते हैं। जैसे कि मधुमक्खी जो है, जब वो काटता है तो आपको काफ़ी पेन और इरिटेशन होता है, ठीक है। तो उस केस में आप वहाँ पे बेकिंग सोडा लगा के थोड़ा रिलीफ पा सकते हैं, क्योंकि मधुमक्खी का जो डंक है उसमें क्या होता है, एसिड होता है। उसी तरीके से जो नेटल लीव्स है, जिसको हम लोग बिच्छू पत्ती भी कहते हैं, ठीक है, इसका पत्ता अगर आपको लग गया तो आपको क्या होगा, काफ़ी पेन होता है, इरिटेशन होता है। तो वह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पत्ते के जरिए वो प्लांट आपके शरीर में मिथेनोइक एसिड छोड़ दिया। समझे कि नहीं, वही बात यहाँ पे लिखा है। तो कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स अपना सेल्फ डिफेंस के लिए ये पीएच का यूज़ करते हैं। आगे यहाँ पे नेटल लीव्स के बारे में एक और फैक्ट बताया हुआ है कि कई बार हो सकता है कि आप कहीं ट्रैकिंग पर जाए, किसी जंगल में जाए, तो गलती से आपका पैर स्किन इस पर टच हो जाए नेटल लीव्स में, तो आपको क्या, वो प्लांट क्या करेगा, आपके अंदर मिथेनोइक एसिड छोड़ देगा, है कि नहीं, और वहाँ पे आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा उस समय में, उसके आसपास एक और प्लांट पाया जाता है जिसको बोलते हैं डॉग प्लांट। ये प्लांट के आसपास ही एक और प्लांट होगा जिसको बोलते हैं डॉग प्लांट, ठीक है। और ये ऐसा माना जाता है कि ये डॉग प्लांट का पत्ता अगर आप तोड़ के उस पर आप रगड़ देते हैं, रब करते हैं, तो आपको तुरंत रिलीफ मिलता है, क्योंकि इसमें थोड़ा ये डॉग प्लांट में एक बेसिक गुण होता है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है। चलिए, तो ये सब एसिड का नाम याद रखिएगा। नेटल लीव्स में कौन सा एसिड है, मिथेनोइक एसिड, ये नाम पता होना चाहिए। यहाँ पर नीचे टेबल में दिया हुआ था, ये था। चींटी काटे या फिर नेटल लिस्टिंग हो, दोनों में ही मिथेनोइक एसिड है। लेमन में सिट्रिक एसिड,
दूध या फिर कर्ड में लैक्टिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, टामरिन में टार्टरिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक और विनेगर में एसिटिक एसिड। पूरा टेबल अच्छे से आपको याद होना चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस। पहला, आप ही आंसर देने का कोशिश कीजिए। दो सॉल्यूशन है आपके पास, ए और बी। ए का पीएच है 6 और बी का पीएच है 8। किसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा? अभी हम पढ़े थे कि पीएच का वैल्यू जितना कम हो उतना ज़्यादा वो एसिडिक होता है, मतलब उतना ज़्यादा उसमें हाइड्रोजन आयन होगा। तो 8 और 6 कौन सा कम है? 6 कम है, मतलब इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, मतलब ये ज़्यादा एसिडिक है। ये तो 7 से ज़्यादा ये बेस हो गया, ठीक है। विच वन इज एसिडिक? तो ए। विच वन इज बेसिक? तो बी। What effect does the concentration of H plus ion have on the nature of solution? तो H plus ion जितना ज़्यादा होगा वो सॉल्यूशन उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, जितना कम हो वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। Do basic solutions also have H plus ions? If yes, why are these basic? हमें पता है कि बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, OH माइनस होता है। तो क्या इसमें H प्लस नहीं होता है क्या, ऐसा बोल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, इसमें H प्लस भी होता है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन काफ़ी कम होता है इसके मुकाबले। ये OH काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वो बेस कहलाता है, ठीक है। 4. Under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime, slaked lime और chalk? ये सब आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? बेसिक कंपाउंड है। तो फार्मर कब अपने मिट्टी में ये सब चीज़ डालेगा? जब सॉइल का पीएच क्या हो जाए, 7 से कम हो जाए। जब सॉइल एसिडिक हो जाए तब ये सब बेस डाल के वो अपने मिट्टी को ठीक कर लेगा, ठीक है। बस इतना ही चीज़ था यहाँ पे। हमने ख़त्म कर लिया एसिड्स और बेसिस को। अब आ जाता है तीसरा और लास्ट टॉपिक, सॉल्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स का नाम लिखा हुआ है। बोला गया है कि इसका फॉर्मूला लिखने का कोशिश कीजिए। तो आप खुद से भी कोशिश कर सकते हैं और फिर हम भी यहाँ पे लिख रखे हैं, इसे आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। उसके बाद इसमें दूसरा पार्ट में बोला गया है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ये सब जो सॉल्ट्स है ये कौन से एसिड्स और कौन से बेसिस से मिलके बने हैं। तो देखिए एसिड्स का कुछ कॉमन एसिड्स का नाम आपको पहले याद करा चुके हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा है नाइट्रिक एसिड, और एक और याद कर लीजिए, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। तो बताइए ये कौन सा एसिड से बना होगा? तो सल्फेट है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड से बना होगा। ये भी सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड से बना होगा। इसमें क्लोरीन है, मतलब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना होगा। ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना होगा। NO3 यानी ये नाइट्रिक एसिड से बना होगा, और CO3 यानी ये कार्बोनिक एसिड से बना होगा। समझ गए यहाँ तक? एसिड हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब काम है बेस आइडेंटिफाई करने का। बेस में क्या होता है? हाइड्रोक्साइड होता है, OH, है कि नहीं। तो यहाँ पे पोटेशियम है तो KOH, ये इस बेस से बना होगा। इसका बेस बताइए, तो आप बोलेंगे सोडियम है और हाइड्रोक्साइड लगा दीजिए, ये इस बेस से बना होगा। इसका बेस बताइए, तो CaOH, और कैल्शियम के बगल में जो भी होता है वोल्टवाइज होता है, ठीक है। इसका बेस बताइए, तो MgOH वोल्टवाइज। इसका कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसका फिर से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी वही, इसका भी वही, और इसका क्या हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये सब बेसिस से बने हैं ये, ठीक है। चलिए तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। आगे यहाँ पे दूसरा टॉपिक है pH ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स, न्यूट्रल सॉल्ट्स और बेसिक सॉल्ट, ठीक है। अभी कैसे तय होगा कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है या फिर बेसिक है? देखिए तो हमने देखा कि एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यही हमने पढ़ा था। अब अगर ये एसिड स्ट्रांग हुआ और ये बेस अगर वीक हुआ, कमज़ोर हुआ, तो जो सॉल्ट बनेगा ना, चूँकि ये स्ट्रांग था तो ये एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा, समझे। उसी तरीके से अगर बेस स्ट्रांग हुआ और ये वीक हुआ तो उस केस में बेसिक सॉल्ट बन रहा होगा। और अगर दोनों ही स्ट्रांग रहा या फिर दोनों ही वीक रहा तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। बात तक समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए तो यहाँ पे बोला गया है कि सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वो न्यूट्रल होगा। दोनों ही स्ट्रॉन्ग हुए तो न्यूट्रल होगा, और pH उसका 7 होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो एसिडिक होगा, और एसिडिक का pH <7 होता है। और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है तो वो बेसिक होगा और उसका pH <7 होगा। बात क्लियर है? चलिए
फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी में भी कुछ सॉल्ट्स का नाम लिखा हुआ था, ये सब सॉल्ट्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रखे हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ NaCl के बारे में आपको बता ही चुके हैं, सोडियम क्लोराइड ये होता है कॉमन सॉल्ट और ये न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि इसमें जो एसिड है HCl है और जो बेस है NaOH है, दोनों ही ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मिलके ये न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला बताइए, अभी हमने पढ़ा सोडियम क्लोराइड, इसी को तो बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। तो ये सॉल्ट ऑब्टेन कैसे होता है? बाई कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों मिलकर तो ये कॉमन सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, अब कुछ यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ज्ञान का बात है। लिखा है कि सी वाटर जो होता है उसमें कई सारे सॉल्ट्स पाए जाते हैं, तो और इसी सी वाटर से सोडियम क्लोराइड भी निकाला जाता है। आपने कई बार सुना होगा रॉक सॉल्ट के बारे में भी, जिसको सेंधा नमक बोलते हैं, इसको भी हम खाने में यूज़ करते हैं। और ये जो कॉमन सॉल्ट है NaCl, आमतौर पर जो हम घर में यूज़ करते हैं वो यही सॉल्ट होता है। एक और टाइप का सॉल्ट होता है जिसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट, ठीक है। ये सॉल्ट क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है कि डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दिस लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन, ये सेंधा नमक का कलर ब्राउन होता है ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, ठीक है। ऐसे ही सॉल्ट को रॉक सॉल्ट कहते हैं। और ये सॉल्ट तब बने हैं जब पहले के ज़माने के जो सीज थे वो जब सूख गए, ठीक है, जब ये ड्राई अप हो गए तब जाके ये सॉल्ट जमे हुए मिल पा रहे हैं आज हमें, ठीक है, बस। और रॉक सॉल्ट को कैसे निकाला जाता है? इसको माइन किया जाता है, खोद के निकाला जाता है, ठीक कोयले की तरह। इतना ही बात है यहाँ पे, और कुछ काम का नहीं है। काम का बात अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए कॉमन सॉल्ट हेडिंग लगाया हुआ है, अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। कॉमन सॉल्ट को यूज़ करके हम बहुत सारे केमिकल्स बनाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और भी कई सारे। तो इन सबको आप एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। इसमें बोला गया है कि आप इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिए। किससे इलेक्ट्रिसिटी पास करना है? ब्राइन से। ब्राइन क्या होता है? तो ब्राइन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जो आप नमक ले रहे हैं NaCl कॉमन सॉल्ट, इसको अगर आप पानी में घोल देना तो वो पानी को क्या बोलेंगे? ब्राइन बोलेंगे। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है ब्राइन क्या होता है? तो ब्राइन एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में घुला हुआ सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, यही कॉमन सॉल्ट का। इस पानी में आप क्या कीजिए? आप इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिए, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ना, तो NaCl था, वाटर था, और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा? इट डिकम्पोजेज, कि सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज यानी ब्रेक हो जाएगा, और क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये चीज़ बनेगा, और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी निकलेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हेडिंग में बोला गया था कि कॉमन सॉल्ट का यूज़ करके हम कई सारे केमिकल्स बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन सॉल्ट का यूज़ करके कैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो 3 केमिकल्स हमें मिले हैं, तीनों का यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो पानी है ये क्या है? ब्राइन है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और हमें पता है कि पानी में जब भी बिजली फ्लो करता है तो किसके हेल्प से फ्लो करता है? आयंस के हेल्प से करंट यहाँ पे फ्लो करता है कि नहीं? चलिए, और सॉल्यूशन में जब भी बिजली जाता है तो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक को बोलते हैं एनोड और दूसरे वाले को बोलते हैं कैथोड। जैसे बैटरी का 2 एंड होता है, वैसे ही यहाँ पे एक है एनोड और एक है कैथोड, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ऊपर में जो हमें गैस मिल रहा था ये क्लोरीन गैस ऑब्टेन होता है एनोड पे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। हाइड्रोजन गैस कहाँ पे मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा कैथोड पे, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो था सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कहाँ पे मिलेगा? तो ये नियर द कैथोड, यहाँ जो पानी है इसी पानी में घुला हुआ मिलेगा आपको ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप यहाँ से इस पाइप से निकाल सकते हैं। ब्राइट कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। फिर कुछ केमिकल प्रोसेस करके इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। अभी तीनों ही केमिकल्स का यूज़ देखेंगे, क्या क्या यूज़ होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोरीन से। क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं पानी को साफ़ करने के लिए, स्विमिंग पूल्स में PVC, डिसइंफेक्टेंट, CFCs, पेस्टिसाइड, ये सब में यूज़ होता है। कुछ नहीं करना है आपको, याद कर लेना है सब, ठीक है। आइए हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन का यूज़ है फ्यूल्स, मार्गराइन, ब्रेड पे लगा के खाते हैं, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, ये सब चीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। और बच गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या यूज़ है? तो इसका यूज़ है डिग्रीजिंग मेटल्स,
ठीक है, सोप्स बनाने में यूज़ होता है, डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स, ये सब चीज़ बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। मतलब ये जो हमने ब्राइन से इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो ये सब केमिकल्स मिला हमें, इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट बना है उसमें क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन से क्लोर हमने लिखा और एक बेस बना है। बेस को तो अल्कली बोलते हैं, अल्कली याद है आपको, याद करवाए थे, ऐसा बेस जो पानी में घुल जाए उसी को अल्कली कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पे क्लोरीन मिल रहा है और अल्कली मिल रहा है तो इस पूरे प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि ड्यूरिंग क्लोर अल्कली प्रोसेस आपसे पूछेंगे कि कैथोड पे क्या ऑब्टेन होता है, और जो भी चीज़ ऑब्टेन होता है उसका 2 यूज़ बताइए, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कैथोड पे क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है, और इसका कोई भी 2 यूज़ आपको लिख देना है। ठीक है, उसी तरीके से एनोड पे क्लोरीन और उसका कुछ यूज़ याद रखिएगा। चलिए, इतना ही चीज़ था यहाँ पे, और तो कुछ है नहीं। अब आ जाइए दूसरे प्रोडक्ट पे। दूसरा वो प्रोडक्ट जिसको हम बनाएंगे किसके हेल्प से, इसी कॉमन सॉल्ट के हेल्प से। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कॉमन सॉल्ट से क्लोरीन निकाल देंगे। क्लोरीन हमें मिल गया, अब इस क्लोरीन का यूज़ करके हम बनाएंगे ब्लीचिंग पाउडर। वो यहाँ पे लिखा है कि ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइम। ये रहा स्लेट लाइम का फॉर्मूला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन ऊपर से मिला हमें। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा ये CaOCl2। यही है ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। ठीक है, तो कैसे बनता है वो हमने देख लिया, इसका केमिकल इक्वेशन देख लिया, फॉर्मूला याद रखिए, MCQ में बहुत बार पूछा जाता है ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। अब देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या है। तो ब्लीचिंग मतलब क्या, किसी चीज़ का कलर रिमूव करना। तो ब्लीचिंग का पाउडर का यूज़ देखिए, लिखा है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, इसके जो कपड़े होते हैं उसका कलर रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्री, ये सब में यूज़ होता है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। ठीक है, और इसको ड्रिंकिंग वाटर को जर्म से फ्री करने के लिए भी यूज़ करते हैं, पानी साफ़ करने के लिए। ठीक है, चलिए, ये हो गया कुछ ब्लीचिंग पाउडर का यूज़। अगला केमिकल है बेकिंग सोडा। सबका आपको यही तरीका अपनाना है कि बनता कैसे है और उसका यूज़ क्या है, यही 2 चीज़ याद रखना है। बेकिंग सोडा कैसे बनता है वो देखिए। आप सबसे पहले कॉमन सॉल्ट लिए और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये सब आपस में रिएक्ट करेंगे और आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा इसका नेचर क्या है। ये एक सॉल्ट है, ये है एक बेसिक सॉल्ट। ठीक है, इसको जब हीट करेंगे ना, बेकिंग सोडा को जब हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होके ये 3 प्रोडक्ट फॉर्म करता है, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या होता है, इक्वेशन लिखिए। तो क्या होता है के लिए आप लिखेंगे इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म 3 प्रोडक्ट्स, नाम लिख देंगे। ठीक है, तीनों का, और केमिकल इक्वेशन ये लिख देंगे। ठीक है, चलिए, ये बना कैसे और इसका अब यूज़ पे आ जाते हैं। यूज़ क्या है, बेकिंग सोडा घर में भी यूज़ होता होगा आपका। ये देखिए, बेकिंग सोडा का यूज़ करके हम बनाते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या है, इसमें आप बेकिंग सोडा लीजिए और कोई भी खाने वाला एसिड ले लीजिए, जैसे कि टार्टरिक एसिड। तो जब बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड को मिलाएंगे तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक है, और जब बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं ना तो ये रिएक्शन होता है। ये रहा, ये है आपका बेकिंग सोडा, और ये H+ आयन आया फ्रॉम एनी एसिड। जो भी आप एसिड ले रहे हैं, यहाँ पे टार्टरिक एसिड लेंगे, जो भी एसिड लेंगे H+ आयन वहाँ से आएगा। दोनों आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कोई सॉल्ट बनेगा। डिपेंड करेगा कौन सा एसिड है, अगर जो भी एसिड ले रहे हैं उसका सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, इसका ही काम है, इट कॉजेज ब्रेड या फिर केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ये उसको फूलने में हेल्प करता है, और जितना वो फूलेगा उतना ही सॉफ्ट, नरम रहेगा और स्पॉन्जी रहेगा। ठीक है, इसलिए खाने में इसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, ये पहला यूज़ हो गया कि बेकिंग सोडा से क्या बनाते हैं, बेकिंग पाउडर बनाते हैं। बेकिंग पाउडर होता क्या है, तो बेकिंग सोडा और कोई भी एडिबल सॉल्ट का मिक्सचर को बेकिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है,
दूसरा यूज़ है ये रहा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा से हम ये एक इंग्रेडिएंट होता है एंटासिड्स का भी। एंटासिड याद है, ये ऐसे बेसिक सॉल्ट होते हैं, जब आप एसिडिटी होता है जब आपको, तब ये लेते हैं, है कि नहीं। एक हमने एंटासिड का नाम याद भी किया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो एक और आपको एग्जांपल मिल गया एंटासिड का, जो कि होता है बेकिंग सोडा। ये भी एक एंटासिड के रूप में काम करता है, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। बस याद कर लेना है आपको 3 यूज़। अब आ जाइए वॉशिंग सोडा पे। ये भी हम लोग सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन करते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया Na2CO3.10H2O। You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda। हमने देखा था जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या होता था, सोडियम कार्बोनेट हमें मिल रहा था। अब क्या करना है, इसी सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करना है, मतलब फिर से जमा देना है, ठीक है। तो ये जब जमेगा तो पानी ऑब्जॉर्ब कर लेगा और एक सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल्स वाटर का जुड़ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं Na2CO3 और .10H2O, ठीक है। अब ये 10H2O क्या है, इसके बारे में थोड़ी देर में डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप ऐसे याद कर लीजिए कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ये सोडियम कार्बोनेट .10H2O, ठीक है। पढ़ेंगे कैसे, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ऐसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए, और एक याद करने का टेक्निक भी होता है। कई बार आप बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस में पानी था किस में नहीं था। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब वॉशिंग सोडा मतलब धोने, कोई भी चीज़ धोएंगे तो आपको क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा पानी लगेगा। कितना बाल्टी पानी लगेगा, तो 10 बाल्टी पानी लगेगा। Na2CO3.10H2O, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इसको। और बेकिंग सोडा में NaHCO3, ये तो सिंपल था, ठीक है। चलिए वॉशिंग सोडा का यूज़ देख लेते हैं। इट इज़ यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स का बोरैक्स बनाने में इसका यूज़ होता है। फिर इट इज़ यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी कैसे हार्ड होता है, तो पानी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, ये सब यही पानी को हार्ड बनाते हैं, ठीक है। तो उसका हार्डनेस रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज़ होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 4 यूज़ आपको रट लेना है। अब बात करते हैं इस पे, ये जो यहाँ पे 10H2O था, इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे, ठीक है। देखिए, एक एक्टिविटी बोला गया है करने, यहाँ पे बोला गया है कि आप एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स को ले लीजिए, ठीक है। कॉपर सल्फेट ओरिजिनली ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब आप इसको हीट करना स्टार्ट कीजिए। जब आप इसको हीट ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आप पाएंगे इसी कॉपर सल्फेट क्रिस्टल से कुछ वाटर वेपर निकलता है और टेस्ट ट्यूब के साइड में जाके लग जाएगा, ठीक है। और हीट करने के बाद पहले जो उसका ब्लू कलर था, अब ब्लू से कैसा कलर हो गया है, वाइट कलर हो गया है, वो समझे कि नहीं। और अगर आप फिर से इसमें 2-3 बूंद पानी डालेंगे ना, तो वापस से आप पाएंगे कि ब्लू कलर क्या हो जाएगा, रीअपियर हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पहले हमें सॉल्ट दिख रहा था, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, इसके अंदर में पानी था, तभी तो ये पानी निकल के वाटर वेपर यहाँ पे आके जम गया, है कि नहीं। तो देखने में हमें ये ड्राई ही लग रहा था कॉपर सल्फेट, लेकिन इसके अंदर पानी था। तो ऊपर जो आप फॉर्मूला देखे थे, ऐसा ही कुछ केस था उसके साथ भी, वॉशिंग सोडा के साथ भी 10H2O। ये जो पानी था ये इसी में छुपा हुआ अंदर में था, ठीक है। आप छुएंगे तो आपको भीगा भीगा नहीं फील होगा, लेकिन उसके अंदर वो होता है, क्रिस्टल में होता है। तो ऐसा ही केस कॉपर सल्फेट के साथ भी है। तो याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इसमें क्या होता है, 5 यूनिट्स ऑफ वाटर होता है, ठीक है, CuSO4.5H2O। और ये जो पानी का मॉलिक्यूल्स है, इस पानी का मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये टर्म याद रखिएगा, इसका डेफिनेशन आता है एग्जाम में। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। एक फार्मूले में कितना पानी प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट में कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो 5, ठीक है। इसी तरीके से वॉशिंग सोडा में कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, तो आप बोलेंगे 10, ठीक है। ये फिक्स है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 6 कभी 7, ऐसा नहीं होगा। 5 तो 5, इसमें 10 तो 10, ठीक है।
एक और ऐसा सॉल्ट है जिसको बोलते हैं जिप्सम। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट, इसमें 2 यूनिट्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 2H2O। अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हैं? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको कैसे पढ़ेंगे? तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे कोशिश कीजिए? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ठीक है, चलिए, तो जिप्सम में क्या होता है? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होता है एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका केमिकल फॉर्मूला ये है, याद रखिएगा। जिप्सम का फॉर्मूला एग्जाम में आएगा तो ये लिखेंगे। एग्जाम में ऐसे पूछेंगे जिप्सम में कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो आपको लिखना पड़ेगा 2। ठीक है, अब इसी जिप्सम से एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब आप जिप्सम को हीट कर देंगे इसी टेम्परेचर पे 373 केल्विन पे, ठीक है, जैसे टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, केल्विन में भी मापते हैं, तो केल्विन में यहाँ पे लिखा हुआ है 373 केल्विन पे जब आप इस जिप्सम को हीट करेंगे तो हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाएगा और बचेगा क्या? पहले 2 मॉलिक्यूल्स वाटर था, अब सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल वाटर बचेगा, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो इस इतना टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ये मिलेगा। इसी को यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ आप ऑब्जर्व भी किए होंगे, इसको डॉक्टर्स यूज़ करते हैं जब भी आपको कोई फ्रैक्चर हो जाए तो बोन्स को सपोर्ट करने के लिए इसी का प्लास्टर बना के हड्डियों को सपोर्ट किया जाता है कि नहीं? जब टांग टूटेगा तो आपको देखे होंगे कि वाइट कलर का एक पूरा पट्टी लगा होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना होता है। ठीक है, बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? तो आप बोलेंगे CaSO4 और हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसको पढ़ेंगे कैसे? तो कैल्शियम सल्फेट, इसको तो हाइड्रेट बोलेंगे, इसको हाफ है तो हेमी हाइड्रेट। ठीक है, इधर कहीं लिखा भी होगा, और ये रहा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, इसका अब इक्वेशन देख लीजिए। डॉक्टर्स क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस लेते हैं और उसमें थोड़ा पानी मिला देते हैं। ठीक है, पानी मिलाने का बाद ये वापस से आपको क्या मिल जाएगा? जिप्सम मिल जाएगा, 2H2O हो जाएगा और ये फिर सॉलिड रूप में सेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाफ था और यहाँ पे 1.5 मिलके हो गया 2। ये इक्वेशन याद रखिएगा। तो इसका कुछ यूज़ देख लेते हैं। पहला यूज़ तो आप देख ही लिए कि फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इससे टॉयज़ भी बनता है, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन ये भी बनता है, और फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, ये सब चीज़ में काम आता है ये। ठीक है, बस इसी के साथ थ्योरी पार्ट खत्म हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, आप इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। पहला, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? याद करने का कोशिश कीजिए, नहीं याद आ रहा है तो पेज पलट के देखिए अपने बुक में, क्या है वो? ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन में क्या मिलाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर मिलता है? तो ये ड्राई स्लेट लाइन CaOH होल ट्वाइस, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को कौन रिमूव करता था? तो वही वॉशिंग सोडा। क्या था फॉर्मूला? Na2CO3 डॉट 10H2O। चौथा, what will happen if a solution of sodium hydrocarbonate is heated? मतलब NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं लिखे, हाइड्रोकार्बोनेट लिखा हुआ है, तो ऐसे समझ जाइएगा एक ही चीज़ है दोनों। ठीक है, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? ये डिकम्पोज हो जाएगा और 3 चीज़ मिल रहा था, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 और प्लस H2O। राइट केमिकल इक्वेशन तो लिख ही दिए। अगला क्वेश्चन 5, राइट एन इक्वेशन टू शो रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर का रिएक्शन यहीं पे है, यही चीज़ आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पे चैप्टर को काफ़ी अच्छे तरीके से समराइज़ किया हुआ है, इसको आप जरूर एक बार रीडिंग दीजिएगा। जो पढ़ाए हैं वही सब यहाँ पे लिखा है। समझ गए कि एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है? डाई होता है या फिर मिक्सचर ऑफ डाई होता है, जिससे हम एसिड और बेस का प्रेसेंस को डिटेक्ट कर पाए। फिर एसिडिक नेचर H+ आयन की वजह से होता है और बेसिक नेचर OH- आयन के वजह से होता है। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या क्या चीज़ बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस और एक सॉल्ट बनाते हैं। वैसे इस जो पढ़े हैं वही पूरा यहाँ पे समराइज किया हुआ है, आप एक बार खुद से रीडिंग दीजिएगा, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। चलिए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इसका pH क्या होगा? रेड लिटमस ब्लू कर रहा है,
एसिड तो ब्लू को रेड करता है, मतलब ये जरूर बेस है। बेस है मतलब उसका पीएच क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। 7 से ज़्यादा कौन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ठीक है। नंबर 2, कोई एक सॉल्यूशन है जो क्रस्ड एग सेल्स से रिएक्ट करने के बाद एक गैस निकालता है, वो गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो बताइए ये सॉल्यूशन क्या था। लाइम वाटर को मिल्की कौन सा गैस कर सकता है, जरूर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, ठीक है। और ये क्रस्ड एग सेल, ये आपको याद होना चाहिए कि एक सेल में क्या होता है, कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना ये सॉल्यूशन क्या था। तो कैल्शियम कार्बोनेट है और हमें याद कीजिए कि किसका रिएक्शन कार्बोनेट के साथ होने का बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा था। तो हमने पढ़ा था एसिड्स जो होते हैं वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे HCl हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी। 10 मिलीलीटर NaOH चाहिए पूरी न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml HCl को, मतलब NaOH प्लस HCl दोनों, एक एसिड है एक बेस है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो बोला गया है कि ये 10 ml चाहिए 8 ml एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। अगर आप 10 का जगह 20 ml लेंगे, ठीक है, इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, तो कितना एसिड चाहिए होगा, ये कितना चाहिए होगा। तो 10 को 8 चाहिए तो 20 को कितना चाहिए, डबल कर दीजिए, 16 ml चाहिए, ठीक है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन से मतलब किससे ट्रीट करेंगे इनडाइजेशन को। तो हमने एंटासिड के बारे में पढ़ रखा है, यही होगा आंसर। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है। एनाल्जेसिक पेन रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं, और एंटीसेप्टिक भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। तो यहाँ पे एंटासिड होगा, ठीक है। नंबर 5, इसमें बोला है राइट वर्ड इक्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इसका रिएक्शन लिखना है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रैन्युल्स, मेटल है एसिड है, समझ ही गए। तो H2SO4 प्लस जिंक, इसका रिएक्शन तो पहले भी देख चुके हैं। हाइड्रोजन गैस निकलेगा ही निकलेगा और होगा जिंक सल्फेट, ये एक सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। दूसरा डाइल्यूट डाइल्यूट समझ रहे हैं ना, इसमें पानी मिलाया हुआ है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है प्लस मैग्नीशियम रिवन, मैग्नीशियम है, क्या होगा रिएक्शन। तो जरूर हाइड्रोजन गैस तो मिलेगा ही, और यहाँ पे बन जाएगा MgCl। अब देखिए यहाँ पे 2 लगाए कि नहीं लगाए, तो इससे पता चल जाएगा 2 है यहाँ पे, जरूर यहाँ पे भी 2 आएगा, तो MgCl2 होगा ये। तीसरा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस एल्यूमिनियम पाउडर, तो एल्यूमिनियम है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा और Al2SO4 होल थ्राइस। एल्यूमिनियम का बगल में जो भी आता है, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड था AlCl, उसमें 3 लगता है, ठीक है, 3 लगा। नंबर D बैलेंस हो गया क्या, 2 एल्यूमिनियम है 2 लगाइए, सल्फेट 3 है, यहाँ पे 3 लगाइए, यहाँ पे भी 3 लगाइए। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl प्लस आयरन फिलिंग्स, आयरन है Fe, क्या होगा रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस तो मिलेगा ही मिलेगा, और FeCl क्या लगा यहाँ पे, इससे पता चलेगा 2 है, तो यहाँ पे 2 लगेगा, क्लोरीन 2 हो गया, तो क्लोरीन 2 कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कंपाउंड सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज, इसमें भी हाइड्रोजन होता है लेकिन ये एसिड नहीं है, एक एक्टिविटी से इसको प्रूव कीजिए। तो काफ़ी इजी है। आप क्या कीजिए कि 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, एक में अल्कोहल या फिर ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लीजिए और एक में एसिड का सॉल्यूशन ले लीजिए, फिर लिटमस पेपर डुबोइए, ब्लू लिटमस, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन जब एसिड में ब्लू लिटमस डुबोएंगे तो वो ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो चूंकि ये ब्लू को रेड नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये एसिड नहीं है और ये एसिड है, ठीक है। चलिए 7वां, वाई डज डिस्टिल्ड वाटर मतलब काफ़ी प्योर वाटर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, जबकि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों पूछ रहे हैं, तो ऐसा इसलिए क्योंकि प्योर वाटर जो है उसमें कोई आयंस नहीं होता है, जो भी लिक्विड में बिजली जाएगा मतलब वहाँ पे आयंस होना पड़ेगा। रेन वाटर में कई सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं, ठीक है, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, ये सब होते हैं जो कि आयंस फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, इसलिए रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, प्योर वाटर में बिजली नहीं जाता है, ठीक है। आप इसी प्योर वाटर में थोड़ा एसिड या फिर थोड़ा बेस मिला दीजिए, तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा।
नंबर 8, वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? क्योंकि एब्सेंस ऑफ वाटर में एसिड क्या नहीं रिलीज कर पाएंगे, H+ रिलीज नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं कर पाएगा। नंबर 9, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हम चाहेंगे कि ये क्वेश्चन आप खुद से करें वीडियो पॉज करके। इसमें बोला गया है कि 5 सॉल्यूशन है A, B, C, D, E, इन सब का pH दिया हुआ है, एक का है 4, 1, 11, 7, 9। अब इसके बेसिस पे ये आंसर करना है कि कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है। न्यूट्रल वही होगा जिसका pH 7 होगा। 7 किसका है? D का है, तो D हो जाएगा इसका आंसर। स्ट्रांगली अल्कलाइन मतलब स्ट्रांगली बेसिक कौन सा है? तो जितना ज़्यादा नंबर होगा 14 के करीब वाला, तो वो 11 है, मतलब C हो गया स्ट्रांगली अल्कलाइन। स्ट्रांगली एसिडिक जो जितना कम होगा नंबर 1, मतलब B। वीकली एसिडिक कमज़ोर एसिड कौन है? 7 के आसपास, 7 से कम वाला 4, ये हो गया कमज़ोर एसिड, 4 मतलब A। वीकली अल्कलाइन और कमज़ोर बेस कौन सा है? तो 7 से थोड़ा बड़ा वाला, ये 9, मतलब E, ये हो गया वीकली अल्कलाइन। ठीक है, फिर अरेंज करना है इसी pH को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे कम वाला लिखना है पहले, किसमें सबसे कम हाइड्रोजन होगा, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे कम किस में होगा? 11, यानी C में सबसे कम हाइड्रोजन आयन है, कम एसिडिक है वो। उसके बाद 9 होगा, मतलब E, और साइन गलत हो गया, पहले C होगा ये, फिर E, फिर ये, इसको लेस देन बोलेंगे ना। चलिए E के बाद कौन है? ये हो गया, ये हो गया, अब है 7 यानी D, और उसके बाद है 4 यानी A, और उसके बाद है 1 यानी B। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B। ठीक है, टेस्ट ट्यूब A में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं और टेस्ट ट्यूब B में एसिटिक एसिड डालते हैं। ठीक है, अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ एसिड आर सेम, दोनों में सेम मतलब अमाउंट में एसिड लेते हैं, तो किस में फिजिंग ज़्यादा होगा और क्यों होगा? तो देखिए एक एसिड है वीक एसिड और एक एसिड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड, और दोनों को ही मेटल से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो इसमें फिजिंग ज़्यादा विगरसली होगा, ज़्यादा एनर्जी के साथ होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझे, ये ज़्यादा H+ आयन से रिलीज कर पाएगा, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेश मिल्क का pH 6 होता है, हाउ डू यू थिंक pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? जब ये दही में चेंज होगा तो इसका pH कैसे चेंज होगा? तो दही खट्टा होता है, मतलब वो एसिडिक हो जाता है, तो pH उसका रिड्यूस हो जाएगा। 12, एक मिल्कमैन क्या करता है? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा ऐड कर देता है फ्रेश मिल्क में। वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन? क्यों वो जब बेकिंग सोडा ऐड करेंगे जो कि एक बेसिक सॉल्ट है, तो इसको ऐड करने से क्या होगा? तो इससे यही होगा कि दूध उतना एसिडिक नहीं रहेगा, थोड़ा अल्कलाइन हो जाएगा, दूध जल्दी फटेगा नहीं। ठीक है, ये ईजी होगा इस पर। और वाई डज दिस मिल्क टेक लॉन्ग टाइम टू कर्ड टू सेट एज कर्ड? इसको दही बनने में इस दूध को बहुत समय लगेगा, क्यों? क्योंकि इसको आपने अल्कलाइन कर दिया है और एसिडिक नेचर लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। बस यही आंसर होगा इसका। तीसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्यों मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब ना कर ले, अगर ये मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करेगा तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा, इसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको मॉइस्चर प्रूफ टाइट डब्बे में रखते हैं। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? गिव टू एग्जाम्पल्स, पहले ही कर लिए। गिव टू यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, चैप्टर में कर लिया हम लोग। ठीक है, बस इसी के साथ ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाता है और आपको मिलेगा 3 चीज़ इस चैप्टर का। पहला चीज़ क्या बोलिए? ये पूरा जो PDF है, जितना भी हम चीज़ लिख रखे थे, अंडरलाइन कर रखे हैं, ये पूरा PDF वेबसाइट पे है, वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला चीज़ हो गया, अंडरलाइन PDF। दूसरा चीज़ आपको मिलेगा इस चैप्टर का नोट्स, वो भी मेरे वेबसाइट पे है। सिंपली आप गूगल में सर्च कर दीजिएगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स क्लास 10 नोट्स बाय CBSE गाइडेंस, इतना लिख के सर्च कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और तीसरा भी चीज़ ठीक इसी तरीके से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम जो बनाए हैं वो 3 चीज़ों को कंपाइल करके बनाए हैं। पहला हो गया NCERT एग्जाम्पलर, दूसरा हो गया CBSE सैम्पल पेपर्स, और तीसरा CBSE PYQs।
बहुत सोच समझ के छाट के वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं ताकि क्वेश्चंस का नंबर बहुत ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, सारा तो याद नहीं कर सकते हैं ना, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन से आपको तैयार करना पड़ेगा ताकि रिपीटेशन ना हो। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स दिए सभी चैप्टर्स का जो वेबसाइट में है, यही चीज़ को ध्यान में रख के हम दिए हुए हैं, ठीक है, ताकि कम क्वेश्चन में पूरा चैप्टर आप कवर कर पाए, क्योंकि बाद में फिर चल के आपको रिवाइज भी करना है। ऐसे नहीं कि एक ही चैप्टर में आप पूरा एक हफ्ता लगा रहे हैं, इतना टाइम नहीं देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर जरूर देखिए, आपको काफ़ी और लेटेस्ट क्वेश्चन है ये सब, जो नए नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, उसको जरूर आप तैयार कीजिएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर से आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा, आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रांग हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं, मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, इन सब के वीडियोज़ भी आपको मिलेंगे, वो भी देखिए, आपको उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। और मन में कोई डाउट अगर है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम कोशिश करेंगे वहाँ पे आपका डाउट को सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।